चैप्टर नंबर 16 का फर्स्ट, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये लेबर लॉज का। तो देखिए क्या है इसके अंदर। सबसे पहले सेक्शन 1 है आपका एप्लीकेबिलिटी का, कि किस पे अप्लाई होता है। सेक्शन 2 हमेशा डेफिनेशन का होता है। कुछ एक्ट के अंदर होते हैं स्केड्यूल्स, स्केड्यूल इसमें 1, 2, 3 है। फर्स्ट है आपका हजार्डियस प्रोसेस का, सेकेंड है केमिकल लेवल का, और थर्ड है आपका डिजीजेस का। जो हमें रटना है वो है स्केड्यूल 1 हजार्डियस प्रोसेस के रिगार्डिंग है। स्केड्यूल 2 का भी थोड़ा रेफरेंस है तो याद कर लेंगे तो सही रहेगा। स्केड्यूल 2 केमिकल लेवल का है, ठीक है। तो ऐसे ये आपका बोलते हैं ना फ्रेमवर्क बताया जो एक्ट है, बेयर एक्ट जैसे दे रखा है। सेक्शन 1 और 2 कॉमन होते हैं और स्केड्यूल्स इसमें 3 हैं एक्ट के अंदर, ठीक है। फिर एक नोट है जो मुझे थोड़ा सा रेलेवेंट लगा तो मैंने यहाँ पे कोट किया हुआ उसको, कि मैक्सिमम आवर्स जो वर्क के एक वर्कर से काम करा सकते हैं वो होते हैं 48 आवर्स इन अ वीक। 48 से ज़्यादा काम कराओगे तो ओवर टाइम वर्क की डेफिनेशन में आ जाएगा। एक वीक में 48 आवर्स से ज़्यादा काम वर्कर को नहीं करवाना। एक पूरे दिन की छुट्टी लेनी है। वुमेन को काम करना अलाउड नहीं है रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक, ठीक है। तो ये कुछ नोट की बातें हैं वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर ली। फिर आते हैं हम डेफिनेशन पे। सेक्शन 1 हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे कि किस पे ये एक्ट अप्लाई होता है। फैक्ट्री की डेफिनेशन में कौन आता है उसको हम अलग से बाद में कवर करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, बहुत ज़्यादा लेंदी चैप्टर है। 10 to 15 डेज में क्लास में मैं इसको पूरा कवर करवाती हूँ। तो अभी हम कुछ ही आवर्स में इसको कवर करेंगे। देखो इसमें क्या दे रखा है, डेफिनेशंस में हम आ जाते हैं। सेक्शन कौन सा होता है डेफिनेशन का, हमेशा 2 ही होता है डेफिनेशन का सेक्शन मोस्टली एक्ट्स में। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में 3 में दे रखी है डेफिनेशन, बट कुछ गिने चुने एक्ट को छोड़ के मोस्टली डेफिनेशन का सेक्शन होता है आपका 2। तो इसमें बहुत ही बेसिक डेफिनेशन दे रखी है। चाइल्ड कौन होता है, 15 से छोटा, पर 14 से छोटा नहीं होगा। एडोलेसेंट क्या होता है, 15 का तो हो गया पर 18 का भी नहीं हुआ है, तो कंप्लीट नहीं हुए 18 ईयर्स। और अडल्ट कौन होगा, 18 साल जिसने कंप्लीट कर लिया है, 18 और 18 से बड़ा। यंग वर्कर्स में चाइल्ड और एडोलेसेंट दोनों आ जाते हैं। कैलेंडर ईयर हमें पता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है। डे 24 घंटों का टाइम पीरियड को हम डे बुलाते हैं, जो स्टार्ट कहाँ से करना है, मिडनाइट से। वीक का मतलब होता है 7 दिन का समय, जो कि 7 दिनों का टाइम पीरियड जो हम सैटरडे मिडनाइट से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक डेफिनेशन, एक बार रीड आउट करके छोड़ देना इनको। हजार्डियस प्रोसेस जो चीज़ है, हजार्डियस प्रोसेस और कॉम्पिटेंट पर्सन, ये दोनों डेफिनेशन हम अभी कवर नहीं करेंगे, बाद में जिस भी रेलेवेंट प्रोविजन में आएगी वहाँ कवर करेंगे। जैसे हजार्डियस प्रोसेस आपके आता है हजार्डियस फैक्ट्रीज के रिगार्डिंग, जब हम प्रोविजंस पढ़ते हैं तो वहाँ पे तो डेफिनेशन भी वहीं कवर कर लेंगे। कॉम्पिटेंट पर्सन की डेफिनेशन का काम आता है हमारी गैस फ्यूम्स और चैम्बर, जो सेफ्टी मेजर्स हम पढ़ेंगे उस टॉपिक में, तो वहाँ पर हम कॉम्पिटेंट पर्सन की डेफिनेशन को कवर करने वाले हैं। तो सेक्शन 2 में अभी कवर नहीं कर रहे हैं, बाद में जब रेलेवेंट प्रोविजन आएगा उसके अंदर कवर करेंगे, ताकि आपको ये याद रहे कि एग्जाम में एग्जैक्टली ये डेफिनेशन कहाँ पे कोट करनी है, ठीक है। पावर का मतलब होता है ऐसी एनर्जी जो कि मैकेनिकली जनरेट की जाती हो, जिसमें एनिमल और ह्यूमन एजेंसी ना हो। मतलब मशीन्स का यूज़ करके जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसको पावर कहते हैं फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद प्राइम मूवर क्या होगा, प्राइम मूवर बेसिकली वो मशीन्स होती है जो थोड़ी डेंजरस होती है, जो कि पावर क्रिएट करती है, जैसे कि मोटर, इंजन, ये सब। तो जो मशीन पावर क्रिएट करती है, जनरेट करती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम मूवर। एग्जाम्पल है मोटर, इंजन। ट्रांसमिशन मशीनरी वो मशीनरी है जो ट्रांसमिट करती है एनर्जी, पावर, किसको, आपके प्राइम मूवर को, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है क्लच, पुली, व्हील, ड्रम, ये सब है जो पावर देते हैं प्राइम मूवर को। कुछ समझ नहीं आया, छोटा सा मैं एग्जाम्पल देती हूँ इसके अंदर, कि एक कार है, कार एक मशीन है, ठीक है। उसमें क्लच हम प्रेस करते हैं तब जाके इंजन चालू होता है, तो क्लच इज अ ट्रांसमिशन मशीनरी एंड इंजन इज अ प्राइम मूवर, ठीक है। और फिर कार स्टार्ट होती है, मशीन स्टार्ट होती है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारे कहीं ना कहीं काम आने वाला है। बार बार टर्म्स यूज होंगे, ट्रांसमिशन मशीनरी, प्राइम मूवर, तो हमें अभी से पता होना चाहिए कि इनका बेसिक मीनिंग क्या है। प्राइम मूवर मेन मशीनरी है जो पावर जनरेट करती है, और ट्रांसमिशन मशीनरी पावर देती है प्राइम मूवर को। तो काफ़ी इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं इसके अंदर। मशीनरी में सब कुछ आता है, प्राइम मूवर, ट्रांसमिशन मशीनरी, अदर्स, सब कुछ आता है इसके अंदर। अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्ट का, चैप्टर का मेन जो टॉपिक है इस एक्ट का, वो है फैक्ट्री क्या होती है। अब यहाँ से मेन प्रोविजंस आपके स्टार्ट हो रहे हैं। अभी तक हमने बहुत जनरल बात करी है कि सेक्शन क्या है, कितने स्केड्यूल्स है एक्ट के अंदर, डेफिनेशंस हमने जो बेसिक वाली है वो पढ़ी है, काम की डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे। अब है फैक्ट्री। फैक्ट्री भी डेफिनेशन ही हमें पढ़नी है। फैक्ट्री होती क्या है, फैक्ट्री कौन सी, फैक्ट्रीज एक्ट कौन सी फैक्ट्री पे लगता है। तो देखो फैक्ट्री का मतलब होता है एक ऐसी प्रीमाइसेस, एक बिल्डिंग, प्रीमाइसेस
साथ में आते हैं उनके प्रिसिंक्ट्स। प्रिसिंक्ट्स मतलब आसपास का एरिया। तो मान लो एक फैक्ट्री है जो बीच में है, जो हमें यहाँ पे दिख रही है कि फैक्ट्री है, और आसपास की जो जगह है उसको बुलाते हैं प्रिसिंक्ट्स। दोनों इसके अंदर आएंगे। फैक्ट्रीज ऑफ प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग प्रिसिंक्ट्स देयर ऑफ, जिसके अंदर विथ एड ऑफ पावर 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, और विदाउट एड ऑफ पावर जो मैनुअल काम करते हैं, बिना मशीनरी के काम करते हैं, वो 20 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं, तो उन पे ये फैक्ट्रीज एक्ट अप्लाई होता है। तो लिमिट क्या है, 10 या फिर 20। 10 किसके लिए, जो एड ऑफ पावर से काम कर रहे हैं, और 20 किसके लिए, जो विदाउट एड ऑफ पावर काम कर रहे हैं। कब काम कर रहे हैं वर्कर्स, कब 10-20 का कब देखना है हमें, पिछले 12 महीने में। पिछले 12 महीने में अगर आपके किसी भी एक भी दिन 10 से ज़्यादा वर्कर हो गए विथ एड ऑफ पावर, तो आप पे फैक्ट्रीज एक्ट लग जाएगा। 10 भी हो गए तो भी इक्वल्स टू है, इसलिए मैंने ये मार्क लगा रखा है यहाँ पे। और विदाउट एड ऑफ पावर 20, जैसे आपने 20 हिट किया तो आप पे फैक्ट्रीज एक्ट लग जाएगा। इतने से काम चलेगा कि नहीं। साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसको आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एग्जैक्टली क्या क्या आता है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या नहीं आता है, फैक्ट्री में क्या नहीं आता, माइन नहीं आती क्योंकि माइंस एक्ट अलग से बना हुआ है। मोबाइल यूनिट बिलोंगिंग टू द आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस के पास जो भी मूवेबल यूनिट्स है वो इसके अंदर नहीं आती है। रेलवे रनिंग शेड नहीं आता। शिप वगैरह से रिगार्डिंग चीज़ें आती है इसके अंदर, पर रेलवे रनिंग शेड इसमें नहीं आता। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ईटिंग हाउस प्लेसेस वगैरह इसमें नहीं आती। तो 4 चीज़ें हैं जो फैक्ट्रीज एक्ट में फैक्ट्री की डेफिनेशन में कभी नहीं आ सकती। माइन, मोबाइल यूनिट बिलोंगिंग टू द आर्म्ड फोर्सेज, रेलवे रनिंग शेड एंड होटल्स, रेस्टोरेंट्स और जो भी खाने पीने की जगह हैं वो सब इसमें नहीं आएगा। ढाबा एंड ऑल कुछ भी इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने फैक्ट्री में क्या आता है क्या नहीं आता है वो देखा है। अब हमें मीनिंग समझने हैं कि हमने ये तो पढ़ लिया कि विथ एड ऑफ पावर, इसमें पावर का मतलब क्या है हमने ऊपर ही देख लिया। मैकेनिकली जो ट्रांसमिट होता है, एनर्जी होती है, वो पावर होता है। वर्कर्स का मतलब हमारा रह गया पढ़ना, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमारा रह गया। तो अब देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब क्या है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ये चीज़ें आती है आपकी। एक तो नंबर 1 मेकिंग, ऑल्टरिंग, रिपेयरिंग, फिनिशिंग, ऑर्नामेंटिंग एनी आर्टिकल और सब्सटेंस। आर्टिकल और सब्सटेंस को बनाना, सुधारना, सुंदर बनाना, तोड़ फोड़ करना, कुछ भी करना आर्टिकल और सब्सटेंस के साथ एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। सेकंड है पंपिंग, क्या ऑयल, वाटर, सीवेज, इन सब की पंपिंग वाले जो फंक्शंस होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। थर्ड, पावर को जनरेट कर रहे हो आप, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो, वो इसमें आ जाएगा। प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के अंदर लेटर प्रेस के थ्रू जो आपके इनग्रेव कराते हैं, हम लेटर्स लिखवाते हैं मेटल के ऊपर, या कोई फोटो लगाते हैं, जैसे कॉइन्स वगैरह में पहले फोटोज आती थी, वो सब हो गया। लिथोग्राफी मतलब लिखना, वो सब हो गया। बुक बाइंडिंग वाले काम हो गए, जो भी प्रिंटिंग वाली फैक्ट्री के अंदर होते हैं वो सारे काम इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद 5th है आपका कंस्ट्रक्शन, रिपेयरिंग, फिनिशिंग। आप करा रहे हो शिप और वेसल्स का, शिप और वेसल का कुछ भी करा रहे हो, बना रहे हो, रिपेयर करा रहे हो, शिप एंड वेसल्स इंक्लूडेड है। और लास्ट में कोल्ड स्टोरेज, जिसके अंदर आ रहा है कि आर्टिकल और सब्सटेंस को प्रिजर्व और स्टोर कराने के लिए कोल्ड स्टोरेज। तो यहाँ पे आपकी 6 चीज़ें हैं जो कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इंक्लूड होती है। अब फैक्ट्री की डेफिनेशन अब हम कलेक्टिवली अगर पढ़ें तो क्या होगी, 10 या 20 वाली लिमिट और आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो अगर आप लिमिट के बियॉन्ड जाते हो तो आप पे फैक्ट्रीज एक्ट लगेगा, बाकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो आप कर ही रहे हो। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। देन वर्कर, अब हमने बोला ना 10 या 20 वर्कर, तो वर्कर का मतलब क्या होता है, वर्कर का मतलब होता है चाहे डायरेक्टली हमने उसको हायर किया हो या एजेंसी के थ्रू आए हो, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आए हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो वर्कर है हमारा। चाहे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को नॉलेज है या नहीं है उस वर्कर का, कि उसको जानता है कि नहीं जानता, विथ और विदाउट नॉलेज तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, विथ और विदाउट रेम्यूनरेशन आए तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। सब वर्कर की डेफिनेशन में आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखना है फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर। काम क्या करते हैं वर्कर्स, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किस चीज़ में, या तो मेन काम करते हैं, कोई कनेक्टेड इंसिडेंटल काम करते होंगे जैसे मैनेजिंग सप्लाईज, और एंसिलरी इंसिडेंटल काम हो गया जैसे कि डिलीवरी। तो कोई भी तरह का काम करते हो, मेन कनेक्टेड काम करते हो, एंसिलरी और इंसिडेंटल काम करते हो, सब किसके अंदर आएंगे, वर्कर की डेफिनेशन में आएंगे। या फिर क्लीनिंग का काम करते हो जैसे कि स्वीपर्स वगैरह हो गए, चाहे प्रीमाइसेस की क्लीनिंग हो चाहे मशीन्स की क्लीनिंग हो, तो वो सारे इसमें वर्कर के डेफिनेशन में आ जाएंगे। तो कुछ बातों से हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, वेदर रेम्यूनरेशन, विदाउट रेम्यूनरेशन, नॉलेज और विदाउट नॉलेज, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उससे वो फ़र्क नहीं पड़ रहा, सब वर्कर के डेफिनेशन में आ रहे हैं। इनका काम क्या है वो देखा हमने, और इसमें कौन नहीं आता, आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन नहीं आता, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स वाले इसमें नहीं आएंगे। वो यहाँ क्यों आएंगे, उनके लिए अलग एक्ट्स है तो वो वहाँ रहेंगे, ठीक है।
तो हमने ये देखा। अब हमारी जाके कंप्लीट डेफिनेशन हुई है फैक्ट्री की। तो फैक्ट्री के अंदर पहले तो हमने देखा फैक्ट्री क्या होती है, प्रीमाइसेस और प्रेसिडेंट्स होते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट किस पे लगेगा, वही हमारे लिए फैक्ट्री है, बाकी फैक्ट्री हमारे लिए फैक्ट्री थोड़ी ना होगी। तो बाकी कौन आएंगे इसके अंदर, तो बेसिकली 10 या 20 वाली लिमिट रहेगी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा। 10 या 20 क्या है, लेबर है, वर्कर है, तो वर्कर की डेफिनेशन भी हमने कवर कर ली। और फैक्ट्री में क्या नहीं आता हमने वो देखा। अब देखो इसमें जो प्रॉपर अथॉरिटी है किसके अंदर, फैक्ट्रीज एक्ट में, वो है पूरे स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स है कुछ, इसके अंदर पूरा एक्ट गवर्न कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। बाकी सब लेबर लॉज के एक्ट के अंदर हम एजी पढ़ते हैं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, पर फैक्ट्रीज एक्ट इकलौता एक्ट है जिसके अंदर हम एसजी पढ़ेंगे, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की कुछ पावर्स है बहुत ही बेसिक सी, इन्होंने देखो 4 पावर दे रखी है आपकी। पहली है रेफरेंस ऑफ टाइम, टाइम हमें कौन सा रेफर करना है, क्या हमें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेफर करना है या ग्रीनविच मीन टाइम रेफर करना है। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से, तो वो चीज़ एसजी बताता है। 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को 2 डिफरेंट फैक्ट्रीज मान सकता है या फिर 2 फैक्ट्री को 1 फैक्ट्री मान सकता है, ये सेकंड पावर है आपका एसजी का। थर्ड है पब्लिक इमरजेंसी। पब्लिक इमरजेंसी अगर हो जाए तो क्या वो फैक्ट्री को किसी भी प्रोविजन से एग्जम्प्ट कर सकता है क्या, हाँ, एक बार को 6 महीने के लिए एग्जम्प्ट करेगा, 3 मंथ्स के लिए एग्जाम्प्ट करेगा और बाद में फर्दर इसको एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन सेक्शन 67 के लिए एग्जाम्प्ट नहीं कर सकता जो कि चाइल्ड लेबर का आता है, ठीक है। तो थर्ड क्या हो गया हमारा, पब्लिक इमरजेंसी में एग्जाम्प्ट कर सकता है किसी भी फैक्ट्री को प्रोविजंस मानने के लिए फैक्ट्रीज एक्ट के, एक्सेप्ट सेक्शन 67, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जो इसकी पावर आती है जिसको हम थोड़ा अलग से डिस्कस करेंगे वो है रूल मेकिंग पावर ऑफ एसजी। एसजी की रूल बनाने की पावर, जिसके अंदर वो क्या क्या रूल्स बना सकता है। रूल नंबर 1 वो बना सकता है कि प्लान सबमिट कराना पड़ेगा। हमारा जो फैक्ट्री का प्लान है कि भाई क्या है, कहाँ पे फैक्ट्री लगानी है, क्या की प्लान जो होते हैं, साइट प्लान्स वगैरह होते हैं, वो सबमिट करने बोल सकता है। सेकेंड वो रूल बना सकता है कि प्रीवियस परमिशन तुम्हें मुझसे लेनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट से। चीफ इंस्पेक्टर जो इसके अंदर होता है, मेनली इंस्पेक्टर्स होते हैं लेबर लॉज में, तो उनसे आपको परमिशन लेनी पड़ सकती है, ठीक है। आप परमिशन के लिए एप्लीकेशन लगाओगे, ऑर्डर 3 महीने में 3 मंथ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो हम ग्रांटेड मान लेंगे, ऐसा मतलब प्रोविजन बना रखा है इन्होंने कि भाई मेनली ऑर्डर कितने टाइम में आ जाना चाहिए। हम लोग गए ना पूछने कि भाई हम लोग यहाँ पे अपनी फैक्ट्री वगैरह लगा ले क्या। परमिशन 2 चीज़ों के लिए ली जाती है, एक तो होता है साइट, एक होता है एक्सटेंशन। साइट एंड एक्सटेंशन, या तो हमें पहली बार फैक्ट्री लगानी है तो लोकेशन का हम लोग परमिशन लेते हैं, या फिर एक्सटेंशन, हमें फैक्ट्री को आगे बढ़ाना है तो हम उसका परमिशन लेते हैं। तो उसका ऑर्डर जो है वो 3 महीने में आ जाना चाहिए, नहीं आता तो हम मान लेते हैं कि ये परमिशन मिल गई, ठीक है। उसके बाद अब जैसे एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक्सटेंशन का मतलब बेसिकली यहाँ पे है, यहाँ से कवर कर लेते हैं इसको, 1 मिनट, ये यहाँ पे बेटर तरीके से दे रखा है, यहाँ से कवर कर लेते हैं। तो एसजी को मतलब हमें जाना पड़ेगा ना बेसिकली, 1 मिनट, नहीं, ठीक है। तो देखो प्रीवियस परमिशन हमने ली, एक बार यहीं से देखते हैं। कंसीडर किया हमने सबमिशन ऑफ प्लान्स। थर्ड रूल बना सकता है कि तुम्हारा कंसीडर करने के लिए एप्लीकेशन, क्या वो प्लान मंगवा सकता है क्या अगेन। तो 3 बातें काफ़ी जुड़ी हुई है। सबसे पहला कि क्या स्टेट गवर्नमेंट ये रूल बना सकता है क्या कि प्लान सबमिट कराना होगा, ठीक है। सेकंड, हम लोगों को साइट और एक्सटेंशन के रिगार्डिंग हमें परमिशन चाहिए, तो प्रीवियस परमिशन लेने का भी रूल बना सकता है कि हाँ ये परमिशन 3 महीने में आ जानी चाहिए, नहीं तो हम ग्रांटेड मान लेंगे। तीसरा, क्या ये एप्लीकेशन सुनने के लिए, देखने के लिए वो प्लान्स मंगवा सकता है कि हाँ। तो 3 तो ऐसे हो गए। उसके बाद प्लान का नेचर क्या होगा, सर्टिफाई कौन करेगा, ये सब भी एसजी रूल्स बनाता है। लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल के रिगार्डिंग फीस कितनी होगी, ये सब भी एसजी बनाता है। और ये रूल भी बना सकता है कि अगर सेक्शन 7 के अंदर हमने नोटिस नहीं दिया तो लाइसेंस मिलेगा ही नहीं। सेक्शन 7 हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने 4 पावर्स पढ़ी है स्टेट गवर्नमेंट की। एक तो है कि वो रेफरेंस ऑफ टाइम बताता है। सेकंड, दो फैक्ट्री को सिंगल फैक्ट्री मान सकता है या 2 डिपार्टमेंट को अलग अलग फैक्ट्री मान सकता है। तीसरा हमने देखा किसी को भी एग्जाम्प्ट कर सकता है। फोर्थ, रूल मेकिंग पावर। रूल मेकिंग पावर में भी अलग अलग तरह के हमने रूल्स पढ़े जो बेसिकली प्लान्स और लाइसेंस के रिगार्डिंग थे। उसके बाद इसमें कुछ नोट वाली चीज़ें हैं वो देख लेते हैं हम लोग। अगर ये एसजी ने तुम्हें मना कर दिया एप्लीकेशन से या तुम्हारी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर ली तो 30 दिन में हम अपील लेके जा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। फिर इसमें क्या बोला गया है कि परमिशन हमें किसके लिए चाहिए, साइट और एक्सटेंशन के लिए चाहिए। अब एक्सटेंशन का मतलब क्या होगा, अगर तुम प्लांट एंड मशीनरी को रिप्लेस करते हो, मतलब तुम्हारे स्पेस कम नहीं हुआ ना, एक चीज़ को उठा के दूसरी चीज़ डाल दी वहाँ पे, तो तब तुम्हें कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। पर अगर तुम नई नई मशीनें बढ़ा रहे हो, इस तरीके से बढ़ा रहे हो कि मिनिमम क्लियर स्पेस ही कम हो गया है, जगह कम हो गई है फैक्ट्री में, इसका मतलब तुम एक्सटेंशन कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक्सटेंशन का सिंपल मतलब है एक मशीनरी को उठा के बदल के वहीं पर मशीनरी डाल दी, रिप्लेसमेंट किया है, तो जगह तो नहीं बदली ना, ये चीज़ को
यहाँ पे कोई चीज़ है, इसको उठा के मैंने रिप्लेस कर दी कोई और चीज़ से, तो जगह तो खत्म हुई नहीं ना हमारी। जगह कब खत्म होगी कि यहाँ पे भी कुछ रख दिया हमने और यहाँ पे भी कुछ रख दिया, तो दोनों जगह पे आपका क्या आ रहा है, स्पेस कम हो रहा है, तो आपको क्या है, परमिशन लगेगी। ठीक है, इसकी 4 एजेंसीज होती है जो स्टेट गवर्नमेंट को मदद करती है काम करने के लिए, इंस्पेक्टर, सर्टिफाइंग ऑफिसर्स, वेलफेयर ऑफिसर और सेफ्टी ऑफिसर्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपका इंस्पेक्टर के बारे में। तो इंस्पेक्टर के अंदर क्या है, सेक्शन 8 और 9 आपका कवर होता है। इंस्पेक्टर हो, एडिशनल, डेप्यूटी चीफ इंस्पेक्टर कोई भी हो, वो अपॉइंट करता है नोटिफिकेशन देके एसजी खुद। अपॉइंटमेंट कैसे होता है इंस्पेक्टर का, खुद एसजी करता है। सेकंड है डिस्ट्रिक्ट, जो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंस्पेक्टर होता है। अब देखो ध्यान से सुनो, हमने पहले क्या कवर किया, पावर्स ऑफ एसजी, इसमें मेन अथॉरिटी कौन है, एसजी, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स पढ़ी हमने 4, उसके बाद हमने पढ़ा स्टेट गवर्नमेंट खुद जगह जगह जाके काम थोड़ी करेगा, इसकी होगी एजेंसी। एजेंसी होती है 4, इंस्पेक्टर, सर्टिफाइंग ऑफिसर, वेलफेयर ऑफिसर और सेफ्टी ऑफिसर। सबसे पहले हम कौन सा पढ़ रहे हैं, इंस्पेक्टर। सेक्शन इसका होता है 8 और 9। ठीक है, तो हम वो पढ़ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है इंस्पेक्टर में, तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द प्रोविजंस रिगार्डिंग इंस्पेक्टिंग स्टाफ अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ठीक है, इंस्पेक्टर हो कुछ भी अपॉइंट कौन करे, एसजी, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके। इंस्पेक्टर होगा कौन, कौन होगा इंस्पेक्टर, आपको रेड बॉक्स दिख रहे होंगे साइड में, वो हमें याद करने हैं कि अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन हमारा आना चाहिए, कौन होगा इंस्पेक्टर, कौन होगा, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम जो होते हैं वो होंगे। एरिया में अगर एक से ज़्यादा इंस्पेक्टर है तो किसकी कितनी पावर होगी, लड़ेंगे ना, नहीं तो वो तो ठीक है, तो किसकी कितनी पावर होगी, नोटिस किसको जाएगा, किसका क्या एरिया होगा, वो भी एसजी डिसाइड करके देगा। थर्ड जो हमारा पॉइंट आता है वो है सुपीरियर के बेसिस पे, सुपीरियरिटी के बेसिस पे, कि भाई सबसे ऊपर होता है चीफ इंस्पेक्टर, फिर होता है आपका इंस्पेक्टर। ठीक है, और उनसे भी ऊपर क्या है, सबसे ऊपर तो देखो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे चीफ इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर के नीचे इंस्पेक्टर। तो ये सब चीज़ें हैं। क्या चीफ इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर की जो भी पावर से वो एक्सरसाइज कर सकता है क्या, बिल्कुल। तो देखो चीफ इंस्पेक्टर होता है पूरे स्टेट का, इंस्पेक्टर होते हैं एरिया वाइज। ठीक है, फोर्थ है पावर, क्या है, पावर्स क्या है, मतलब लास्ट जो आपका है पावर्स, पावर्स क्या होगी आपकी इसकी इंस्पेक्टर की, ये एंटर कर सकता है क्या फैक्ट्री में, मतलब फैक्ट्री में एंटर कर सकता है और जो भी उसको लगता है विच ही बिलीव्स टू बी अ फैक्ट्री, वहाँ पे एंटर कर सकता है। रीजनेबल असिस्टेंस के साथ एंटर कर सकता है, जैसे कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है या फिर जो बाउंसर टाइप लोग हैं उनको लेके एंटर कर सकता है। इसमें हमें सीआईडी को इमेजिन करना है, सीआईडी हमने देखा हुआ बचपन में, तो सीआईडी में क्या होता है कि भाई या तो आप एंटर कर सकते हो या फिर एंटर नहीं कर पा रहे हो तो दया को बुलाते हैं, हम बोलते दरवाज़ा तोड़ दो दया, वो वाली चीज़ करनी है। फिर सब कुछ एग्जामिन करना है हमें, रिकॉर्ड्स वगैरह सब कुछ। उसके बाद इंक्वायरी करनी है अबाउट द एक्सीडेंट्स, इंक्वायरी मतलब लोगों से जा के पूछताछ करनी है। फिर डॉक्यूमेंट्स मंगवाने, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स साथ में भी ले जा सकते हैं कि सीज कर सकते हैं कि हाँ, फिर ये लोग बोल सकते हैं कि कुछ चीज़ें डिस्टर्ब नहीं करनी, सील लगा देते हैं ना, डू नॉट क्रॉस, तो वो वाली चीज़ें कर सकते हैं ये। सम थिंग्स आर लेफ्ट टू बी अनडिस्टर्ब, जो भी लाइंग है वहाँ पे कुछ भी पड़ा है वो अनडिस्टर्ब होना चाहिए ताकि फिंगरप्रिंट्स वगैरह मिट ना जाए वो सब। और कोई भी फोटोग्राफ, मेजरमेंट्स वगैरह तुम ले सकते हो, वो लोग फोटो वगैरह लेते हैं, टेप वगैरह लेके आते हैं, उनसे मेजरमेंट कर सकते हो। लास्ट है आपका आर्टिकल और सब्सटेंस। आर्टिकल और सब्सटेंस आपको लगता है डेंजरस है हेल्थ और सेफ्टी के रिगार्डिंग, तो उसको डिसमेंटल करा सकते हैं। जैसे बॉम्ब है तो बॉम्ब को डिसमेंटल करा सकते हैं, प्रोसेस या टेस्ट में भेज सकते हैं। कौन याद आया इससे, सालू के, डॉक्टर सालू के, उनके पास भिजवा सकते हैं। पोजेशन को रिटेन करके रख सकते हैं। तो बहुत ही इजी टॉपिक है ये आपका, कि इसके बारे में था ये इंस्पेक्टर की पावर्स। तो बहुत बेसिक सीआईडी वाली पावर्स है इसकी। और उसके बाद आपका आता है सर्टिफाइंग सर्जन। तो एसजी अपॉइंट करता है क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर को एज अ सर्टिफाइंग एजेंट, सर्टिफाइंग सर्जन्स, बेसिकली डॉक्टर्स होते हैं ये। सेकंड पॉइंट है वापस से उसको भी अपॉइंट कौन कर रहा था, एसजी, इसको भी अपॉइंट कौन कर रहा है, एसजी। दोनों ही नोटिफाई करके ऑफिशियल गैजेट में आता है, उसके अंदर ऑफिशियल गैजेट में इनका अपॉइंटमेंट होता है। तो वो सारी चीज़ें हो गई। सर्टिफाइंग सर्जन डेलीगेट कर सकते हैं कि अपनी पावर, बिल्कुल कर सकते हैं। कौन डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, पॉइंट नंबर 3, कौन डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा इसके अंदर सर्टिफाइंग सर्जन बनने के लिए, अगर वो ऑक्यूपायर बन जाए या एम्प्लॉय बन जाए, ठीक है, या फिर इंटरेस्टेड हो जाए फैक्ट्री में, प्रोसेस में, बिजनेस में, या फिर पेटेंट और मशीनरी में। सीधी सी बात है, अगर आप इंटरेस्टेड हो गए हो फैक्ट्री के अंदर तो आप नहीं बन सकते। आपको यू शुड बी इंडिपेंडेंट, है ना, यू शुड बी इंडिपेंडेंट टू बिकम सर्टिफाइंग सर्जन इन द फैक्ट्री। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि आपका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, एसजी। उसके बाद ये डेलीगेट कर सकते हैं, हाँ डेलीगेट कर सकते हैं कुछ कुछ अपने पावर्स, ड्यूटीज। उसके बाद डिस्क्वालीफाइड कौन हो जाएगा, डिस्क्वालीफाइड 3 लोग हुए, वो पढ़ा। ड्यूटी क्या होगी इनकी, एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ यंग पर्सन्स करना पड़ेगा इनको, सर्टिफाई करते हैं यंग पर्सन्स को।
उसके बाद एग्जामिनेशन करते हैं पर्सनस का जो भी डेंजरस काम कर रहे हैं, सुपरविजन करते हैं, ये कोई भी इलनेस, कोई बीमारी फैली हुई है, अगर मान लो फैक्ट्री के अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वजह से हो या नई मशीनरी आई हो उसकी वजह से हो, है ना, यंग पर्सन का तो इनको वैसे भी ध्यान रखना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ों का ये सुपरविजन करते हैं। कोई बीमारी का सुपरविजन, डेंजरस वर्क है तो करने कोई जा रहा है तो उसका एग्जामिनेशन, यंग वर्कर्स का तो वैसे ही एग्जामिनेशन और सर्टिफिकेशन इनको करना होता है। तो ये 3 Ds हो गए ना हमारे पास। डी नंबर 1 कौन सा हो गया आपका? डेलीगेशन अलाउड है, डेलीगेशन कर सकते हैं, कुछ काम दे सकते हैं किसी और को। दूसरा ड्यूटीज़ एंड थर्ड डिस्क्वालिफिकेशन। तो 3 Ds, 3D है ना, वो सारी इसके अंदर आएगी सर्टिफाइंग सर्जन के अंदर। इसका सेक्शन होता है 10। उसके बाद वेलफेयर ऑफिसर में तो कुछ ऐसा हमें डिटेल में नहीं पढ़ना। वेलफेयर ऑफिसर में सीधी सी बात है कौन आएगा, क्या आएगा, अगर मतलब कब रखना पड़ेगा हमें वेलफेयर ऑफिसर? जब 500 या 500 से ज़्यादा वर्कर आपके फैक्ट्री में हो जाएंगे तो आपको वेलफेयर ऑफिसर रखना पड़ता है। 1000 से ज़्यादा अगर हो जाएंगे तो आपको सेफ्टी ऑफिसर यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो इतने ही प्रोविजन है। 4 एजेंसी है, 4 एजेंसी के बारे में हमने पढ़ा है, कौन कौन सी, इंस्पेक्टर्स, फिर सर्टिफाइंग सर्जन, इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। थर्ड और फोर्थ क्या है आपका? वेलफेयर ऑफिसर और सेफ्टी ऑफिसर। उसमें तो बस लिमिट याद कर लो 500 और 1000 वाली, दैट्स इनफ। और जैसे कोई बहुत ही रिस्की काम कर रहे हो तो भी सेफ्टी ऑफिसर रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर है सेक्शन 7, 7A और 7B, ये बहुत जनरल टॉपिक्स है तो देखते हैं हम लोग। देखो क्या है 7 में आपको बताया गया है कि ड्यूटी क्या होगी ऑक्यूपायर की रिगार्डिंग नोटिस। देखो सीधी सी बात है, अगर आप फैक्ट्री बनाने जा रहे हो तो आपको इंस्पेक्टर को नोटिस भेजना पड़ेगा कि हम फैक्ट्री बना रहे हैं, ठीक है, और फैक्ट्री को या फिर यूज़ करने वाले हैं या ऑक्यूपाई करने वाले हैं। तो जो भी मैटर हो, फैक्ट्री बनाने से पहले, यूज़ करने से पहले आपको 15 दिन पहले एक नोटिस देना पड़ता है, कुछ पर्टिकुलर्स डाल के, ठीक है। तो वो अब हमें पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर। 7A और 7B बहुत ही ईजी से सेक्शन है, कुछ भी नहीं है, रीडिंग वाले ही है। 7A में जनरल ड्यूटीज़ दे रखी है ऑक्यूपायर की, ऑक्यूपायर को क्या क्या काम करने पड़ेंगे, है ना। 7B जैसे ऑक्यूपायर, हम बोल रहे हैं ना वर्ड ऑक्यूपायर, ऑक्यूपायर का मतलब क्या होगा यहाँ पे? जिसका अल्टीमेट कंट्रोल है फैक्ट्री में, है ना, जिसका अल्टीमेट कंट्रोल है फैक्ट्री में, वो ऑक्यूपायर होगा। 7B क्या है? जनरल ड्यूटीज़ बता रखी है मैन्युफैक्चरर की, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम लोग, 1 मिनट 1 सेकेंड। हाँ, ये यहाँ से देख लेते हैं हम। 7 सेक्शन 7 बोलता है कि भाई अगर आप फर्स्ट टाइम इस एक्ट में आइए, वैसे रेलेवेंट नहीं था प्रोविज़न, बस आपके मॉड्यूल में है तो हम पढ़ रहे हैं कि फर्स्ट टाइम अगर आप फैक्ट्रीज एक्ट में आते हो तो 30 दिन के अंदर अंदर, जैसे ही एक्ट आया उसके 30 दिन के अंदर अंदर ही आपको एक नोटिस भेजना है, ठीक है। और अगर आप पहले कुछ काम कर चुके हो फैक्ट्री का, जो 180 दिन से कम का काम किया आपने, अब आप वापस से रीस्टार्ट करना चाहते हो, रिज्यूम करना चाहते हो वर्किंग को, तो 30 दिन काम चालू करने से पहले एक नोटिस जाता है। तो ये बहुत पुरानी बातें हो गई, 1948 के टाइम की बातें हैं, तो इतनी रेलेवेंट नहीं है। जो रेलेवेंट अब हमारे लिए वो ये थर्ड पॉइंट है कि 15 दिन पहले आपको ऑक्यूपाई और यूज़ करने से पहले एक नोटिस देना पड़ता है, जिसमें बहुत बेसिक पर्टिकुलर्स जाते हैं, जैसे कि नाम और एड्रेस, किसका? फैक्ट्री का नाम और एड्रेस, ओनर का, मैनेजर का, ऑक्यूपायर का। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो आप 12 महीने पहले कर रहे थे और 12 महीने आने वाले 12 महीने में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप करने वाले हो, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। फिर है आपका नंबर ऑफ़ वर्कर्स। नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो है वो 12 महीने पहले कितना, मतलब 12 महीने में कितने वर्कर्स आपने हायर किए हैं और आने वाले 12 महीने में कितना एक्सपेक्ट करते हो कि इतने वर्कर्स हायर होंगे। और हॉर्स पावर, जो भी इंस्टॉल मशीनरी उनकी हॉर्स पावर, जैसे गाड़ी माइलेज पूछते हैं ना, वो कितना माइलेज, वैसे मशीन्स की होती है हॉर्स पावर, तो हॉर्स पावर सबकी मशीन्स का वगैरह बता दो। तो ये बेसिक पर्टिकुलर्स है, सबके नाम और पता देने हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और नंबर ऑफ़ वर्कर्स की डिटेल्स देनी है, पिछले 12 महीने की, आने वाले 12 महीने की, और हॉर्स पावर वगैरह इसमें देनी पड़ेगी। तो नोटिस का सॉर्टेड है, पहले तो कुछ पुराने प्रोविजन दे रखे वो हमने देखे, और अब आपको फैक्ट्री चालू करने से 15 दिन पहले एक नोटिस देना पड़ता है, जिसमें ये सारी बातें, ये सारी डिटेल्स लिखी हुई होगी जो यहाँ पे रेड कलर में मैंशनड है, ठीक है। इसी सेक्शन 7 था ये 7। हाँ, एक चीज़ और है इसके अंदर, अगर आप न्यू मैनेजर अपॉइंट करते हो तो 7 दिन के अंदर अंदर आपको इंस्पेक्टर को नोटिफाई करना पड़ता है कि कौन से मैनेजर को आपने रखा है। अब 7A में बहुत जनरल ड्यूटीज़ दे रखी है आपके ऑक्यूपायर की। देखो सीधी सी बात है, सेफ्टी इसको इंश्योर करनी और हेल्थ को अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये इसकी ड्यूटी है ऑक्यूपायर की, है ना। जिसमें मेनली क्या क्या चीज़ें देखेगा कि प्लांट एंड सिस्टम सारे सेफ है कि नहीं है, आर्टिकल और सब्सटेंस सेफ है कि नहीं है, ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शंस देगा अपने स्टाफ को, सारे वर्कर्स को, सुपरवाइजर्स को, ताकि सब इंश्योर रहे, हेल्थ और सेफ्टी सही रहे। कंडीशन एक्सेस और अग्रेस, मतलब
सारी वर्किंग कंडीशंस बढ़िया है कि नहीं है, कहीं से आने का या कहीं से निकलने का, अग्रेस मतलब एग्जिट करना, निकलने का रास्ता सेफ है कि नहीं है, वर्किंग इन्वायरमेंट बढ़िया है कि नहीं, हजार्डियस तो नहीं है ज़्यादा, ये सब इनको इंश्योर करना पड़ेगा। 7B में आता है ड्यूटी ऑफ मैन्युफैक्चर वगैरह की। तो सीधी सी बात है, कोई आर्टिकल मैन्युफैक्चर कर रहा है, डिज़ाइन कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है या सप्लाई कर रहा है, कोई भी चीज़ हो, वो उसको इंश्योर करने की सेफ़ हो और उसकी हेल्थ पे रिस्क ना हो। दूसरी चीज़ उसको इंश्योर करनी है कि टेस्ट और एग्जामिनेशन उनका कराएंगे, तभी तो पता चलेगा सेफ़ है कि नहीं है। साथ में उसको इन्फॉर्मेशन देनी है कि जो आर्टिकल मैन्युफैक्चर किया है उसका यूज़ क्या है, उसको किस चीज़ के लिए, किस पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया गया, वो सब। जैसे सिंपल सी बात है, आप कोई भी सामान खरीदते हो, उसके पीछे लिखा हुआ होता है कि किस पर्पज़ के लिए यूज़ आएगा। अरे मतलब सही बात है, हम बॉडी वॉश को फेस पे थोड़ा लगा लेते हैं, लिखा हुआ है भाई बॉडी वॉश, तो क्यों फेस पे लगा रहे हो, वो वाली चीज़ है। फिर रिएक्शन होगा तो इसमें कंपनी क्या करे, वही वाली चीज़ है। अगर किसी ने कोई आर्टिकल मैन्युफैक्चर वगैरह किया है तो उसको ये सब बताना पड़ता है कि किस यूज़ में वो काम आएगा, कि किस चीज़ के लिए उसको डिज़ाइन किया गया, अदर कंडीशन उसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो सेक्शन 7A और 7B बहुत ही बेसिक है, अगर आप उसको 4 बार रीड करेंगे तो भी आपको ये याद हो जाएगा। 7 जो सेक्शन है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि नोटिस कितने दिन पहले जाता है, 15 दिन पहले जाता है, और उसमें पर्टिकुलर्स क्या आएंगे, वो है बेसिक बट स्टिल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सिंपल है ये। उसके बाद आपके 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है एक्ट, आपका एक्ट फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इसमें 3 चैप्टर्स है बेसिकली जो हमारे लिए रेलेवेंट है ना, जो हमें पढ़ने हैं। वो कौन से? चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। चैप्टर 3 इज़ अबाउट हेल्थ, चैप्टर 4 सेफ्टी का, और चैप्टर 5 आपका हजार्डियस प्रोसेस का। तो अब ये हमें स्टार्ट करने, ये हमारे कंप्लीट होंगे तो हमारा चैप्टर भी एंड हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर 3 इज़ अबाउट हेल्थ। तो अब हेल्थ के प्रोविजंस हमें पढ़ने हैं। यहाँ से सेक्शन 11 स्टार्ट होता है, 11 से 20 आपका दे रखा है हेल्थ के रिगार्डिंग, तो वो हमें देखना है। सेक्शन 11 जो है वो क्लीननेस की बात करता है। चैप्टर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं हेल्थ के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अगर आपको सेक्शन भी याद नहीं है तो आई वुड रिकमेंड कि आप ना ऐसे भी आपका आंसर स्टार्ट कर सकते हो कि एज पर चैप्टर 3 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 दिस एंड दैट। ठीक है, तो आप ऐसे भी आपका आंसर फ्रेम कर सकते हो इफ़ अगर आपको सेक्शंस वगैरह अच्छे से याद नहीं है तो। सबसे पहला हम क्लीननेस के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो इसमें 4 बातें हैं, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, वाइपर से सारा पानी समेटना है, और आपको लास्ट पेंट वगैरह करा के रखनी है। तो सीधी सी बात है, हमें झाड़ू लगानी है। झाड़ू कब लगानी है? डेली लगानी है। इधर आपको देखो अक्यूमुलेशन ऑफ डर्ट होगा। अक्यूमुलेशन जो लैंग्वेज आपकी मॉड्यूल में दे रखी है वो हम थोड़ा सा मेमोराइज कर लेंगे तो हमारा आंसर बढ़िया बन जाता है। अक्यूमुलेशन ऑफ डर्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा मिट्टी धूल मिट्टी हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, रोज़ स्वीपिंग कर सकते हैं, और अदर कोई मीन्स है वैक्यूम क्लीनर वगैरह, उससे हम लोग साफ़ कर सकते हैं। कहाँ की सफाई करनी है? वर्क रूम की तो करनी है, स्टेयरकेस वगैरह कोई पैसेज है उसकी करनी है, और बेंचेस, इन सब की हमें सफाई करनी है, झाड़ू लगाना है बेसिकली। तो स्वीपिंग कब कब होनी चाहिए? डेली, और इन जगहों की होनी चाहिए। प्रोविजन नंबर 1 क्लीनिनेस, हम क्लीनिनेस के सब पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। अभी हेल्थ के रिगार्डिंग काफ़ी सारे मेजर्स आएंगे, तो फर्स्ट इज़ क्लीनिनेस, उसके अंदर 4 बातें। फिर दूसरा है फ्लोर वॉश करना है आपको वीकली बाय यूजिंग डिसइंफेक्टेंट, लाइजॉल वगैरह यूज़ करके वीकली आप फ्लोर को वॉश करिए, मतलब पोछा लगाइए। थर्ड है आपका फ्लोर इज़ लाइबल टू बिकम वेट, तो आप ड्रेनेज वगैरह करके रखें। अगर बहुत ज़्यादा गीला हो रहा है आपका फॉर्म, जैसे है ना फैक्ट्रीज में क्या बीचों बीच आपके ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ रहता है कि बार बार पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसी में जाता रहे, तो ऐसा सिस्टम आपको बना के रखना पड़ेगा। और लास्ट आपका 4th पॉइंट है जो कि है पेंट की रिगार्डिंग बहुत सारी बातें हैं। अगर वॉशेबल पेंट है तो हर 6 महीने में वॉश करा लो, 3 साल में आप उसको रीपेंट करा लो। ठीक है, और वॉशेबल अगर नहीं है तो 5 साल में आपको पेंट कराना पड़ेगा। स्मूथ सरफेस है, अगर आपका वो आता है ना नैरो लैक वाला कि भाई बहुत चिकनी दीवार है, ये सब है, तो आप उसको 14 महीने में एक बार भी पेंट करा सकते हैं, रीपेंट करा सकते हैं। वाइट वॉश भी आपको 14 महीने में एक बार कराना है बेसिकली। अगर ये देखो वॉशेबल है, नॉन वॉशेबल है या फिर स्मूथ सरफेस वाला है, उनके लिए प्रोविज़न। इसके अलावा कोई और पेंट है या फिर कोई भी वाइट वॉश वगैरह कराना है वो भी 14 महीने में होगा। उसके बाद डोर और विंडोज़ वगैरह को भी पेंट कराना है। मेटल हो गया आपका, जो फर्नीचर वगैरह हो गया, उन पे जो पेंट वगैरह होता है वो आपको 5 साल में एक बार कराना है। ठीक है, उसके बाद इन सब के बारे में रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने हैं हम लोगों को, नहीं तो कैसे पता चलेगा आपने पेंट कराया है कि नहीं कराया। तो पेंट के रिगार्डिंग अलग से क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क भी कर रखा है। ठीक है,
तो ये क्लीनलीनेस में हमने 4 बातें पढ़ी है, स्वीपिंग, झाड़ू पोछा, ड्रेनेज थर्ड, और फोर्थ पॉइंट। अगर आपने इतने कीवर्ड्स जो मैंने नोट्स में पुट ऑन किए हैं, अगर आप वो भी लिख देते हैं तो आपको यू विल स्कोर अ गुड मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं बेसिकली। तो आपको सीधी सी बात है, ज़्यादा अगर मॉड्यूल ना पढ़ना हो, कंपाइलर ना पढ़ना हो, तो आप नोट्स के थ्रू भी अच्छे मार्क्स स्कोर आराम से कर पाएंगे। बट मैं ये रिकमेंड करूँगी कि कम से कम लेबर लॉज के आप एक बार मॉड्यूल रीडिंग कर लीजिए, ठीक है। फिर सेक्शन 12 जो आपका है वो बहुत ही बेसिक है, बहुत ही टाइम पास सेक्शन है। अभी ऊपर हमने झाड़ू पोछा लगाया था तो उसकी मिट्टी निकलेगी, है ना, वेस्ट वगैरह निकलेंगे, एफ्लुएंट्स निकलेंगे, तो कहीं पे भी डाल देंगे क्या? नहीं, आपको प्रॉपर एसजी ने जो रूल्स बना रखे हैं वैसे ही डिस्पोज ऑफ करना है उसको, और नहीं तो कोई भी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी ने जो रूल्स बना रखे हैं उस तरीके से आपको वेस्ट का डिस्पोजल करना है। देखो वेस्ट अलग अलग तरह के होते हैं, प्रोफेशनल में भी ये टॉपिक है कि अलग अलग तरह के वेस्ट वगैरह होते हैं, तो आप हर कैसे उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। जैसे मेडिकल बायोमेडिकल अलग वेस्ट होता है, उसको अलग तरीके से डिस्पोज ऑफ करना होता है। आपका बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये बचपन में पढ़ा होगा वेस्ट, तो सब वेस्टेज का अलग अलग तरीका है डिस्पोज ऑफ करने का। तो जो भी एसजी बोले उस रूल के अकॉर्डिंग कर लो, नहीं तो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी बोले उसके तरीके से अरेंजमेंट कर लो सूटेबल, ठीक है। फिर सेक्शन 13 आपका वेंटिलेशन और टेम्परेचर के रिगार्डिंग। तो सीधी सी बात है, फैक्ट्री में घुटन होगी अगर वेंटिलेशन टेम्परेचर नहीं हुआ, तो सूटेबल अरेंजमेंट करने ताकि फ्रेश एयर आ सके। इसमें मेजर्स आपको कुछ दे रखे हैं आपके सब्जेक्ट के अंदर, तो वो क्या है, रूफ और वॉल्स इस क्वालिटी की बनाओ, इस मटेरियल की बनाओ ताकि ज़्यादा टेम्परेचर ना बढ़े। टेम्परेचर में प्रॉब्लम आएगी, तो गर्मी कम करने के मेजर्स आपको दे रखे हैं कि रूफ्स और वॉल्स अच्छे गुड मटेरियल की हो। वर्क रूम और जो हॉट पार्ट्स है उनको सेपरेट करो, मतलब जहाँ पे बॉइलिंग वाले काम होते हैं ज़्यादा या ज़्यादा हीट वाले प्रोसेसेस है, उनको वर्क रूम से अलग करो। सब एक जगह बैठ के काम ना कर रहे हो, ठीक है। तो जिनको नहीं करना बॉइलिंग वाला काम, वो क्यों गर्मी में फालतू में परेशान हो, तो अलग अलग कर दो, और चीफ इंस्पेक्टर फर्दर आपको डायरेक्ट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें सेक्शन 13 की। फिर आपका आता है सेक्शन 14 डस्ट एंड फ्यूम्स। मिट्टी और धुआं बहुत ज़्यादा है, तो हम उसके रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स कोट करोगे सबसे पहले कि कहाँ पे मिट्टी और धुआं बहुत ज़्यादा होता है। तो केमिकल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मिट्टी और धुआं बहुत ज़्यादा आता है। ये बहुत रिस्की है क्या? बिल्कुल रिस्की है, ये हेल्थ के लिए रिस्की है ना, ये लिखोगे। फिर इसके मेजर्स दे रखे हैं, आप एग्जॉस्ट अप्लाइंसेस लगा सकते हो ताकि मिट्टी और धुआं बाहर निकल जाए, फैक्ट्री में ज़्यादा ना हो। 2 तरह के आपके एग्जॉस्ट अप्लाइंसेस होते हैं, एक होता है स्टेशनरी जो एक ही जगह रहता है, इसको बोलते हैं हम स्टेशनरी इंटरनल कंबशन इंजन। तो आप जो हिल नहीं सकता ज़्यादा, एक ही जगह रहता है, जैसे चिमनी हो गया, तो उसको ऐसे बनाओ कि वो ओपन एयर में रिलीज हो। अगेन कॉमन सेंस वाली बात, पर स्टिल हमें लिखना है। और अदर कोई होगा जो कि मूवेबल है, तो उसको भी आप पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे लगा सकते हो, अदर इफेक्टिव मीन्स पे आप लगा सकते हो। जैसे मान लो यहाँ से धुआं निकल रहा है, तो इसी के सामने, जैसे यहाँ से धुआं निकल रहा है तो इसी के सामने लगा दो ना, क्या आपका वो एग्जॉस्ट अप्लाइंसेस। तो ऐसा कुछ आप कर सकते हो। ये मेजर्स आपको दे रखे हैं, इसमें नोट दे रखा है, वो बहुत काम का है, ध्यान से सुने। ये जो डस्ट एंड फ्यूम वाले ऑफेंसेस है, इसको हम लोग मानते हैं, ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कंटिन्यूइंग ऑफेंस हो। कौन से ऑफेंस होते हैं? कंटिन्यूइंग ऑफेंस। इसमें इंजरी जो होती है एविडेंस की, वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। भाई आप रोज़ धुआं और मिट्टी कंज्यूम कर रहे हो, ऑब्वियसली आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो इसमें एविडेंस दिखाने वाली क्या बात है? एविडेंस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। दूसरी चीज़, आप डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हो वो मिट्टी और धुआं, तो ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस है क्या? पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगी क्या? बिल्कुल, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर है। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। छोटे छोटे कीवर्ड्स है जो हमें याद करने हैं, जैसे इसमें हमने याद किया, पहले तो एग्जांपल लिखे हमने, डस्ट एंड फ्यूम कहाँ ज़्यादा होता है। फिर ये एक तो कॉमन है, लाइन है जो हमें हर जगह चिपकानी है कि हेल्थ के लिए रिस्की होता है ना, अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, ये सब हमें हर जगह लिखना है। उसके बाद मेजर्स जो है, जहाँ जहाँ मेजर्स दे रखे हैं, जैसे वेंटिलेशन और टेम्परेचर के रिगार्डिंग उन्होंने मेजर्स दे रखे थे कि भाई ऐसे से आप गुड मटेरियल वगैरह यूज़ करके टेम्परेचर कम कर सकते हो। और यहाँ पे मेजर्स दे रखे हैं कि कब आप एग्जॉस्ट वगैरह यूज़ कर सकते हो और डस्ट एंड फ्यूम के लिए, तो वो सब याद करने होंगे। फिर आता है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन। पहले तो आप बताओ कि ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। इसका एग्जाम्पल क्या है? सिगरेट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ज़्यादा होते हैं, जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पे भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। दूसरी चीज़ आपका है रिस्की होता है, ये हमें चिपकाने वाली लाइन है, वही है। एसजी चाहे तो रूल्स बना सकता है कि क्या स्टैंडर्ड होंगे आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन मतलब क्या होता है बेसिकली कि ह्यूमिडिटी हम लोग आर्टिफिशियली इंक्रीज़ कर रहे हैं,
नॉर्मली इतनी ह्यूमिडिटी नहीं है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जैसे सिगरेट बनाने में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अब कोई ड्राई क्लाइमेट है जहाँ पे फैक्ट्री लगी हुई है और बहुत ड्राई इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पे सिगरेट कैसे बनेगी बिना ह्यूमिडिटी के? तो आर्टिफिशियली ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ की जाती है, कभी इंक्रीज़ कर रहे हो कभी डिक्रीज़ कर रहे हो, तो अपनी बॉडी पे हार्मफुल है ये, तो पहले ये एक्सप्लेन कर दो। पहले ह्यूमिडिटी मतलब बताओ कौन सी फैक्ट्रीज में, कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ये यूज़ होता है। रिस्की है क्योंकि हम बार बार ऊपर नीचे कर रहे हैं ह्यूमिडिटी। देखो नेचर के साथ हम कुछ भी अगेंस्ट में जाएंगे तो नुकसान तो होगा, ठीक है। फिर एसजी रूल्स बना रहे हैं, कितनी ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ करनी है, कौन से मेथड्स यूज़ करने हैं, कौन से टेस्ट्स करा सकते हो आप कि नापने के लिए कि कितनी ह्यूमिडिटी हो गई, और कूलिंग और वेंटिलेशन के रिगार्डिंग भी मेजर्स बता सकता है, क्योंकि कूलिंग होगी, आराम से हवा आएगी जाएगी तो ह्यूमिडिटी कम रहेगी। और वाटर जो आपने यूज़ किया है ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए, ह्यूमिडिटी इंक्रीज, स्प्रे वगैरह होते हैं वो यूज़ किया है तो वो प्योरीफाइड होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो एसजी आपका चीफ इंस्पेक्टर वगैरह एक नोटिस इशू करके जाएंगे मैनेजर को कि इस डेट तक आपको प्योरीफायर लगा लेना है, ठीक है। तो ये सारे प्रोविजंस है आपके किसके, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन के, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन के, ठीक है। देन ये इंपॉर्टेंट है, ओवर क्राउडिंग एक्ट बोलता है ओवर क्राउडिंग मत करो भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करोगे तो सफोकेशन होगी, इंसान को अच्छे से काम भी नहीं कर पाएगा। एक तो प्रोहिबिट इसलिए करता है क्योंकि ये ड्यूटीज़ को अफेक्ट करती है, दूसरा ये प्रोहिबिट इसलिए करता है क्योंकि ये हेल्थ को भी अफेक्ट करती है, घुटन होती है। मिनिमम एयर स्पेस सबको मिलना चाहिए, ठीक है। इसमें चीज़ लिखी हुई है कि एक वर्कर के पास 14.2 क्यूबिक मीटर का एरिया होना चाहिए, जिसमें जो आपका लैंड है उससे ऊपर का 4.2 मीटर का जो एरिया, उसको हम काउंट इसमें नहीं करेंगे, माइनस करके, इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि भाई मिनिमम एयर स्पेस सबके पास होना चाहिए, क्लियर स्पेस। तो 14.2 क्यूबिक मीटर, 14.2 क्यूबिक मीटर का जो एरिया होगा उतना एक वर्कर के पास होना चाहिए, ठीक है। और इसमें 4.2 मीटर का एरिया जो ज़मीन से ऊपर है वो हम कवर नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका सेक्शन 16। 17 है लाइटनिंग के बारे में। लाइटिंग तो सिंपल सी बात है, बहुत सारी लाइटें लगानी है जो सफिशिएंट हो, सूटेबल हो, चाहे आर्टिफिशियल लगाओ चाहे आप नेचुरल लाइट यूज़ करो। सनलाइट बहुत अच्छे से आनी चाहिए आपकी फैक्ट्री के अंदर ताकि अच्छे से दिखे वो क्या काम कर रहे हैं, सब चीज़ें गिरने का डर कम हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो आर्टिफिशियल हो चाहे नेचुरल लाइट हो या दोनों हो, वो सब आपको सफिशिएंटली और सूटेबल लगानी चाहिए। सफिशिएंट मतलब बहुत सारी लाइटें होनी चाहिए, हर वर्कर के पास अपनी एक लाइट होनी चाहिए, ऊपर लगी हुई रहती है बेसिक लाइट, नीचे वो काम करे ऊपर लाइट होनी चाहिए, सूटेबल होनी चाहिए। ऐसे लाल पीली हरी लाइट कुछ भी लगा दोगे क्या, नहीं, प्रॉपर सूटेबल लाइटिंग होनी चाहिए। हर पार्ट ऑफ द फैक्ट्री में आपको लगाना लाइट, ठीक है। ऐसे नहीं वर्क रूम में लगा के छोड़ दिया, बाद में वो अंधेरे में भिड़ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, ऐसे नहीं, हर पार्ट ऑफ फैक्ट्री में लगानी है आपको। ग्लेज्ड विंडोज, स्काईलाइट्स लगा सकते, एकदम साफ कांच वाली विंडोज़ लगा सकते हो आप, है ना, वो सब यूज़ कर सकते हो। स्काईलाइट्स ऊपर रूफ पे आप मिरर वगैरह लगा सकते हो, स्काईलाइट्स वगैरह लगा सकते हो, जिनको आपको क्लीन करना है आउटसाइड भी और इनसाइड भी। ऑब्वियस सी बात है, विंडो तो लगा दी कांच वाली, इधर से साफ़ नहीं किया है, बाहर से कुछ कचरा है उसके ऊपर, तो कैसे फिर दिखेगा, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कोई बाहर पेड़ है, पेड़ की टहनी आ रही है ऊपर उस विंडो के ऊपर या फिर स्काईलाइट के ऊपर, तो दिखेगा कैसे, लाइट कैसे आएगी, तो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। आपको प्रिवेंट करना है बेसिकली ग्लेयर और शेडोज़ को, ठीक है। देखो लाइटें तो आपने बहुत लगा दी, लेकिन हो सकता है वो लाइट आंखों में चुभ रही हो वर्कर के, तो ग्लेयर से बचाना है ताकि उसको आई स्ट्रेन ना आए, आंखों में दर्द ना हो, और शेडो से भी बचाना है। अब आप काम कर रहे हो, बार बार शेडो आ रही है बीच में, तो काम कैसे करोगे, तो शेडोज से आई स्ट्रेन वगैरह आ सकता है, तो शेडोज़ को भी हमें प्रिवेंट करना है। तो बेसिकली बहुत सारी लाइटें लगानी है, बहुत सारी लाइटें लगाएंगे और विंडोज़ वगैरह बनाएंगे तो उनको साफ़ भी करना है, ऑब्स्ट्रक्शन से मिटाना है और प्रिवेंट करना है कि ग्लेयर और शेडोज़ ना आए, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। ड्रिंकिंग वाटर सफिशिएंट और कन्वीनियंट होना चाहिए, सही बात है। सफिशिएंट मतलब ऐसे थोड़ी ना कि एक हमने कैंप पर लगा दिया और बोल दिया जो पहले आया उसको पानी मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा, ऐसे तो नहीं होगा, है ना, ऐसा मजाक थोड़ा चल रहा है। सबके लिए होना चाहिए पानी, सफिशिएंट होना चाहिए और कन्वीनियंट होना चाहिए। कन्वीनियंट मतलब कि भाई सीधी सी बात है, ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे कि 2 किलोमीटर दूर जाके एक कुआं है उसमें से आपको पानी निकालना, ये सब नहीं है। कन्वीनियंट में होना चाहिए, लेजिबली मार्क्ड होना चाहिए, साफ साफ लिखा हुआ होना चाहिए कि पीने का पानी है ना, जैसे लिखा हुआ होता है कई जगहों पे, वो लिखा हुआ होना चाहिए, उस लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए जो मेजोरिटी वर्कर्स को समझ में आए। फिर थर्ड पॉइंट है इसमें कि कूल वाटर होना चाहिए उन वर्कर्स के लिए, मतलब जो गर्मियों में काम करते हैं, हॉट वेदर में काम करते हैं, उनके लिए कूल वाटर होना चाहिए, ठंडा पानी होना चाहिए। पर ये कब लगाना होगा आपको, वाटर कूलर वगैरह जब 250 से ज़्यादा वर्कर हो जाएंगे तभी लगाना होगा। लिमिट आ गई, लिमिट इंपॉर्टेंट है ही, 250 से ज़्यादा वर्कर होते हैं, आपको क्या कूल वाटर देना है, वाटर कूलर लगाना है। फिर अनक्लीन एरिया है जैसे कि वॉशरूम हो गए, सलेज, स्पिटून्स जहाँ पे थूकते हैं, थूकदान वगैरह, ये सारी चीज़ों जो अनक्लीन एरिया है उससे पीने का पानी 6 मीटर की दूरी पे होना चाहिए।
सीधी सी बात है। 6 मीटर से कम पे भी हम लोग कर सकते हैं अगर चीफ इंस्पेक्टर अप्रूव कर दे तो ये किसके रिगार्डिंग प्रोविज़न थे, हमारे ड्रिंकिंग वाटर के रिगार्डिंग प्रोविजंस थे। फिर यूरिनल्स वगैरह आ गए आपके, है ना, वॉशरूम वगैरह, उसमें क्या प्रोविज़न दे रखे हैं कि सफिशिएंट और कन्वीनियंट होने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, सफिशिएंट होने चाहिए, सबके लिए होने चाहिए, कन्वीनियंट जगह पे होने चाहिए, ऐसे दूर थोड़ी ना होंगे। जैसे मूवी में था टॉयलेट एक प्रेम का था, दूर जाके ये सब करना है, अरे भाई ये करते रह जाएंगे वर्कर, ठीक है। वॉशरूम तो पास में होना चाहिए ताकि वो काम पे फोकस कर पाए अपना। सफिशिएंट और कन्वीनियंट होना चाहिए, मेल और फीमेल का अलग होगा, सेकंड पॉइंट है आपका। थर्ड पॉइंट है सैनिटरी कंडीशन में होने चाहिए, क्लीन और हाइजीनिक होने चाहिए। स्वीपर्स डेजिग्नेटेड होंगे इसमें, मतलब जो स्वीपर आपके वॉशरूम साफ़ करेंगे वो फैक्ट्री के अदर प्रीमाइसेस साफ़ नहीं करेंगे, और वंस अ वीक आपको इसको क्लीन कराना है। उसके बाद 250 से ज़्यादा वर्कर होते हैं, आपको एक सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड सैनिटरी टाइप आपको फॉलो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जैसे बताएगी उस हिसाब से आपको सैनिटरी टाइप फॉलो करना होगा अगर 250 से ज़्यादा वर्कर होंगे तो। लाइटेड होने चाहिए, वेंटिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ लिखी हुई है कि आपकी ज़मीन से 90 सेंटीमीटर ऊपर आपका जो वॉशरूम वगैरह बना हुआ है उनकी इंटरनल वॉल्स वगैरह, फ्लोर्स वगैरह है, वो आपको उस पर ग्लेस टाइल्स वगैरह लगानी है, टाइल्स वगैरह लगानी पड़ेगी हमें, ठीक है। ग्लेस टाइल्स होनी चाहिए, स्मूथ सरफेस की टाइल्स वगैरह होनी चाहिए। जो भी वॉशरूम का एरिया ना जो 90 सेंटीमीटर ऊपर बना हुआ है उसमें ग्लेस टाइल्स वगैरह आपको लगानी पड़ेगी। ये सब लिखा हुआ है और सब सफाई करनी है वीकली। एक चीज़ और, एक पॉइंट जो आपके इसके अंदर प्रोविज़न में नहीं दे रखा बट समरी में एक पॉइंट है कि 20 वर्कर्स पे एक सीट होनी चाहिए, वॉशरूम की एक सीट 20 वर्कर्स में होनी चाहिए, ठीक है। हर 20 वर्कर्स के पास एक सीट होनी चाहिए, मतलब ऐसा, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे प्रोविज़न हो गए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको अगेन। सफिशिएंट कन्वीनियंट होना चाहिए, मैन वुमेन के लिए अलग होना चाहिए। सैनिटरी कंडीशन में क्लीन एंड हाइजीनिक होना चाहिए, उसके लिए आपको एक स्वीपर रखना पड़ेगा जो डेजिग्नेटेड होगा, यही काम करेगा। और कितनी बार सफाई करेगा, हफ्ते में एक बार सफाई करेगा। 250 से ज़्यादा वर्कर होती, प्रिस्क्राइब्ड सैनिटरी टाइप फॉलो करने पड़ेंगे। लाइटेड और वेंटिलेटेड होना चाहिए, भी हर जगह चिपकाने वाला पॉइंट है। उसके बाद 90 सेंटीमीटर से ऊपर की जो इंटरनल वॉल्स फ्लोर है वॉशरूम वगैरह का, वो सब ग्लेस टाइल्स और स्मूथ सरफेस में होगा। फिर लास्ट आपका प्रोविज़न है स्पिटून्स। स्पिटून्स भी सफिशिएंट होने चाहिए, कन्वीनियंट होने चाहिए। यहाँ लगा दे स्पिटून, स्पिट कैसे करेगा वो, सही बात है। कन्वीनियंट होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, बहुत सारे होने चाहिए। ये भी क्लीन कंडीशन, भाई सफाई तो ये करवा के छोड़ेंगे हमसे, हर बात में सफाई करा रहे हैं, क्लीन कंडीशन में होना चाहिए। कि कैसे टाइप का आपका स्पिटून होगा और कितने स्पिटून्स होंगे वो एसजी बताएगा, ठीक है। नोटिस आपको एक चिपकाना पड़ेगा, है ना, नोटिस बोर्ड के ऊपर कि स्पिट वहीं पे करें जहाँ पे स्पिटून्स बना हुआ है, कृपया थूकदान में ही थूकें, ये लिखा हुआ होगा। साथ में अगर नहीं थूकेंगे, कहीं और थूकेंगे तो आपको 5 रुपये से ज़्यादा की पेनल्टी देनी पड़ सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ये 5 से ज़्यादा पेनल्टी देनी पड़ सकती है, ये वाली चीज़ है। ये किसके रिगार्डिंग हमने पढ़े, हेल्थ के रिगार्डिंग, ठीक है। अब है आपका चैप्टर नंबर 4। अब इसमें हेल्थ में हमने काफ़ी सारे पॉइंटर्स पढ़े हैं, क्वेश्चन आ सकता है हेल्थ मेजर्स बता दो, तो हेडिंग हमें याद होनी चाहिए कि क्या क्या हमने चीज़ें पढ़ी है। सेफ्टी के रिगार्डिंग अब हम पढ़ रहे हैं, हेल्थ हमने पढ़ लिया, अब सेफ्टी के रिगार्डिंग बातें आएगी। सेफ्टी में मेजरली पहले आता है फेंसिंग, कि भाई आप तारबंदी करा के रखें जो भी डेंजरस मशीन्स और उनके मूविंग पार्ट्स की। तो इसमें मेनली कौन कौन से आते हैं, 3 मशीनरीज मेनली इसमें आती है। एक होती है प्राइम मूवर और फ्लाई व्हील। प्राइम मूवर उसका जो मूविंग पार्ट है फ्लाई व्हील, उसको फेंस कराओ, कौन सी मशीनरी है बेसिकली। सेकंड इसके अंदर आता है हेड रेस और टेल रेस और वाटर टरबाइन। देखो सीधी सी बात है, वाटर टरबाइन है उसकी एक हेड रेस है, एक टेल रेस है। हेड रेस से पानी आता है, टेल रेस से चला जाता है, तो उनको आपको फेंस करा के रखना है। तीसरा है स्टॉक बार दैट प्रोजेक्ट्स बियॉन्ड द हेड स्टॉक ऑफ द लेथ। लेथ मतलब मशीन होता है, ठीक है। तो कोई स्टॉक बार है, पार्ट है मशीनरी का नाम। ये थोड़ा सा मुझे रटने वाला टॉपिक लगता है, इसको जितना आप रट सको उतना अच्छा है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है क्योंकि पार्ट्स के नाम दे रखे हैं आपके मशीन के, तो इसको तो रटना ही पड़ेगा मैं। तो 3 है प्राइम मूवर, फ्लाई व्हील, हेड रेस और टेल रेस ऑफ वाटर टरबाइन, और स्टॉक बार दैट प्रोजेक्ट्स बियॉन्ड द हेड स्टॉक ऑफ द लेथ, ये रटने वाली चीज़ है। इसके अलावा जनरेटर, रोटरी कन्वेक्टर, ट्रांसमिशन मशीनरी और अदर डेंजरस मशीनरी इसके अंदर आ जाएगी। इन सबको बंद करके रखो, कवर और फेंस करा के रखो। अब देखो एक छोटा सा नोट डाल रखा था इसके अंदर, तो मैंने यही लिख दिया कि किसी मशीनरी का कंस्ट्रक्शन सेफ है या नहीं है। इस बात का हमें ये इस चीज़ से पता चलता है कि उसको एडजस्टमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर किसी मशीनरी को एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, इसका मतलब वो सेफ नहीं है। तो एडजस्टमेंट 3 तरह के होते हैं, माउंटिंग, शिपिंग बेल्ट और लुब्रिकेशन। माउंटिंग मतलब आप ऐसे कुछ माउंट कर रहे हो, मतलब
ऐसा जोड़ रहे हो कोई सी चीज़ को, कोई तार वार खुले हुए हैं तो माउंटिंग कर रहे हो। शिपिंग बेल्ट मतलब बीच में बेल्ट लगा रहे हो, ये एक प्रोसेस है एडजस्टमेंट करने का। लुब्रिकेशन तो हमें पता है, ग्रीसिंग वगैरह कर रहे हैं, अगर जंग वगैरह आ गई है मशीनरी पे तो हम ग्रीसिंग कर रहे हैं, आवाज़ कर रही है तो ग्रीस लगा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। तो ये हमारा पहला हमने पॉइंट पढ़ा सेफ्टी के रिगार्डिंग। उसके बाद आता है पॉइंट आपका वर्क ऑन और नियर द मशीनरी इन मोशन। चलती हुई मशीनरी के पास या उसके ऊपर काम करना है तो कौन करेगा और कौन नहीं करेगा, इस पे हमारा क्वेश्चन आता है। कौन करेगा? अडल्ट मेल वर्कर ही करेगा, टाइट फिटेड क्लोथ्स पहन के करेगा। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, चलती हुई मशीनरी, कुछ गमछा वमछा फंस गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो पहली बात तो मेल वर्कर ही करेंगे, वो भी अडल्ट। ठीक है, और उनका रजिस्टर में नाम लिखा हुआ होगा और उनको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा। 4 कंडीशन है इसको, इसमें हमें जो याद करनी है ना। और कौन नहीं करेगा, ये अपने आप ही है, मेल और अडल्ट बोला हमने, तो वुमेन और यंग पर्सन्स हट गए यहाँ से, वो नहीं करेंगे। क्लीनिंग भी करेंगे क्या? नहीं। अगर मोशन में है, मशीनरी चल रही है तो क्लीनिंग नहीं करेंगे। मोशन में नहीं है, नहीं चल रही मशीन तो भी अगर रिस्की है तो नहीं करेंगे, क्लीनिंग भी नहीं करेंगे। काम करना तो बहुत दूर की बात है। तो कौन करेगा, हमने पहले पढ़ा कौन करेगा, फिर हमने पढ़ा कौन नहीं करेगा, ये आ गया। फिर है एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स। यंग पर्सन्स है आपके जो 18 से कम वाले हैं, उनसे आप डेंजरस मशीन पे काम करा सकते हो कि नहीं? प्रोहिबिटेड है, लेकिन अगर आप कुछ प्रिकॉशंस लेते हो तो काम करा सकते हो। आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, उनको डेंजर के बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई ऐसा ऐसा है, तेरे को रिस्क तो है। जैसे खतरों के खिलाड़ी अगर आपने देखा हो, या कोई भी हम बंजी जंपिंग वगैरह करने जा रहे हैं तो वो पहले हमसे लिखवा लेते हैं कि भाई तुम देखो, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, डेंजर तो है। डेंजर का इन्फॉर्म किया, सफिशिएंट ट्रेनिंग हमने उनको दी और एक सुपरविजन के अंदर, एक्सपर्ट के अंदर वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वही है, प्रिकॉशन लो, डेंजर के बारे में इन्फॉर्म करो, सफिशिएंट ट्रेनिंग लो और सुपरविजन के अंदर काम करो। फिर स्ट्राइकिंग गियर एंड कटिंग ऑफ पावर। स्ट्राइकिंग गियर मतलब सूटेबल गियर होना चाहिए, ड्राइविंग बेल्ट क्रीप बैक ना करे, झटके वगैरह ना लगे, ये सब इसमें लिखा हुआ है, ज़्यादा कुछ याद करने की चीज़ नहीं है। कटिंग ऑफ पावर में क्या आएगा कि भाई आपका एक पावर सिस्टम होना चाहिए जो कभी भी पावर आप कट कर सको, कि किसी को शॉक वगैरह लग रहा हो तो। कुछ मशीनरीज होती है जो ऑटोमेटिक होती है, ऑफ से अपने आप ऑन हो जाती है, तो उसके रिगार्डिंग पावर कट का ऑप्शन होना चाहिए। फिर है सेल्फ एक्टिंग मशीन। सेल्फ एक्टिंग मशीन मतलब ऑटोमेटिक मशीन्स, वही है, दूसरा नाम है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसा बोला है कि कोई वर्कर है जिसको एक एरिया से गुजरना है, निकलना है, लाइबल टू पास, चाहे इधर फॉर द एम्प्लॉयमेंट और अदरवाइज किसी भी रीज़न से वो जा रहा है उस एरिया से, तो जो फिक्स स्ट्रक्चर है और जो ऑटोमेटिक मशीन जो कभी भी चालू हो जाती है, उसके बीच में 45 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। फिक्स स्ट्रक्चर मतलब जैसे वॉल हो गया, जैसे है ना, उससे और आपकी जो मशीनरी है, मतलब वो ऑटोमेटिक मशीनरी, उसके बीच में 45 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोविजन। केसिंग तो बहुत ही छोटी सी बात बोल रहा है कि कोई भी चीज़ें हो, मशीनरी का कोई पार्ट हो, कोई नई मशीनरी आपने लगाई है, जो भी है, ये छोटे छोटे पार्ट्स हो गए मशीन के, की बोल्ट, पिनियन, स्पर गियर वगैरह, ये सब हो गए, उसको आप एक को केस में डाल के रखना। नहीं डाला तो 3 महीने की जेल, या फिर आपको 500 का जुर्माना, या दोनों भी हो सकता है। ठीक है, कॉटन ओपनर्स का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि कौन नहीं करेगा इसमें काम। वुमेन और चिल्ड्रन को काम करना अलाउड नहीं है कॉटन ओपनर्स में, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, प्रोविज़न है जो कि क्या बोलती है, देखो कि आपकी एक मशीनरी है कॉटन ओपनर, उसके बीच में आपने पार्टीशन लगाया हुआ है। पार्टीशन कितना होना चाहिए? रूफ टॉप का होना चाहिए, तो ऊपर तक छत तक हो, या फिर एक प्रिस्क्राइब्ड हाइट तक का हो। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट्स बन जाएंगे, एक है फीड एंड, एक है डिलीवरी एंड। फीड एंड ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, उसमें आप इजीली कॉटन को डाल सकते हो, फिर ऐसे बॉल्स बन के दूसरी तरफ से बाहर निकल जाती है। तो फीड एंड में अलाउड है वुमेन और चिल्ड्रन का काम करना, डिलीवरी एंड पे अलाउड नहीं है क्योंकि वो थोड़ा डेंजरस होता है। ये दे रखा है, तो आपको 2 टर्म्स याद करनी है, फीड एंड पे अलाउड है, डिलीवरी एंड पे अलाउड नहीं है। और बीच में क्या लगा हुआ है? पार्टीशन लगा हुआ है, लंबा सा, बड़ा सा। ठीक है, उसके बाद हॉइस्ट एंड लिफ्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं, जो हॉइस्ट एंड लिफ्ट के बारे में अगर हम जो बात करते हैं, उसके अंदर क्या है कि आपका जो मशीनरी है या जो लिफ्ट वगैरह है वो ऊपर से नीचे जा रही है, ये सब कर रही है। ठीक है, तो आपको लिफ्ट वगैरह का ध्यान रखना। देखो सीधी सी बात है, कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री, अलग अलग तरह की फैक्ट्री हैं जिसके अंदर कोई सामान को नीचे से ऊपर लेके जाना है, तो उसके लिए हॉइस्ट वगैरह यूज़ होती है, हुक वगैरह यूज़ होते हैं जो कि रॉड वगैरह को ऊपर लेके जाते हैं, या फिर आपके लिफ्ट से आप ऊपर नीचे करते हो, तो उनका ध्यान तो रखना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन की होनी चाहिए लिफ्ट वगैरह, गुड मटेरियल की होनी चाहिए और स्ट्रेंथ बढ़िया होनी चाहिए। सेकंड है लोड, इस पे लिखा हुआ होना चाहिए कि इतना ही केजी आप ले जा सकते हो और सेफ होना चाहिए। तीसरा है इंक्लोजर, ऐसे करो कि वर्कर अंदर ट्रैप ना हो जाए, है ना, कि बंद हो लिफ्ट तो बंद ही हो गई, अब खुली नहीं रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सिर्फ कब ओपन हो, डोर ओपन कब होने चाहिए? जब लैंडिंग हो जाए, ऐसे दरवाज़ा ना खुले, ऐसे हवा में बीच में गिर जाएगा वर्कर, वो सब है। और इसका हर 6 महीने में हमें 5th पॉइंट है, एग्जामिनेशन कराना पड़ता है। किसका?
हॉइस्ट एंड लिफ्ट का। हॉइस्ट एंड लिफ्ट मेन मशीनरीज है जो आपको नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे सामान ले जाने में काम आती है, तो इनका एग्जामिनेशन वगैरह कराते रहो। इसी के से जुड़ा हुआ एक पॉइंट है आपका कि जैसे अदर देन हॉइस्ट एंड लिफ्ट और भी चीज़ें यूज़ होती है, जैसे रस्सियाँ वगैरह हो गए, रोप्स, टैकल्स वगैरह हो गए, चेन वगैरह यूज़ हो गई, क्रेन वगैरह यूज़ हो गई, तो उसमें भी काफ़ी हद तक तो हॉइस्ट एंड लिफ्ट वाले प्रोविजंस है। अलग बात क्या है, इनका एग्जामिनेशन हर 12 महीने में कराना होता है। हॉइस्ट एंड लिफ्ट का हर 6 महीने में एग्जामिनेशन होता है, और अदर रोप्स, टैकल्स वगैरह है और भी चीज़ें यूज़ हो रही है जो सामान उठाने ले जाने में, तो उसका 12 महीने में होता है। क्रेन का एक प्रोविज़न है कि जो क्रेन होगी और जो वर्किंग प्लेस है उस दोनों के बीच में जो व्हील ट्रैक है जहाँ पे क्रेन चल रही है और जो आपका वर्क प्लेस है उसके बीच में 6 मीटर का गैप होना चाहिए। 6 मीटर और कहाँ पड़ा था? ड्रिंकिंग वाटर में। ड्रिंकिंग वाटर में हमने क्या पढ़ा था? अनक्लीन एरिया से और आपका टैप जो पानी पीने की सुविधा है वो आपकी 6 मीटर की दूरी पे होनी चाहिए, और यहाँ पे भी 6 मीटर ही है, ठीक है, याद रहेगी बात। उसके बाद रिवॉल्विंग मशीन, इसमें ज़्यादा प्रोविजंस नहीं है। आप देखो सुनो, रिवॉल्विंग मशीन मतलब गोल गोल घूमने वाली मशीनरी जो ग्राइंडिंग प्रोसेस वगैरह में काम आती है। सबसे पहले तो आप नोटिस भेजोगे इंस्पेक्टर को कि हमारे यहाँ पे ग्राइंडिंग प्रोसेस होता है, और सिंस ये गोल गोल घूम रही है तो इसकी एक पेरीफेरल स्पीड होगी, वो हम मेंटेन कर रहे हैं, चाहे वो ग्राइंड स्टोन यूज़ कर रहे हो, चाहे अब्रेसिव व्हील, मेटल का जो व्हील होता है वो यूज़ कर रहे हो, उनकी पेरीफेरल स्पीड हमने मेंटेन कर रखी है, और एक नोटिस जाएगा कि हमारे यहाँ पे ग्राइंडिंग प्रोसेस होता है। फिर है प्रेशर प्लांट, इसमें तो कुछ याद करने लायक है ही नहीं। प्रेशर प्लांट प्रेशर, एयर प्रेशर क्रिएट करने के लिए किया जाता है। जैसे हमने आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन पढ़ा था ना, कि कुछ चीज़ों में ह्यूमिडिफिकेशन चाहिए होता है, ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, तो सीधी सी बात है हम लोग आर्टिफिशियल इंक्रीज कर रहे हैं ह्यूमिडिटी, है ना, वैसे हम आर्टिफिशियल एयर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर से ज़्यादा होगा लेकिन लिमिट से कम होना चाहिए। फिर हमारा टॉपिक आता है फ्लोर, स्टेयर्स एंड मीन्स ऑफ एक्सेस। सीधी सी बात है, टीवी सीरियल की बहू की तरह हम लोगों को अपने लेबर को नहीं गिराना है, इसे सीढ़ियों से तेल वेल गिरा के, तो वो स्लिप नहीं होना चाहिए। हैंड रेलिंग वगैरह लगी हुई हो, हैंड रेल्स हो, ऑब्स्ट्रक्शन बीच में बॉक्स रख दिया, गिर जाएगा वो। लेबर तो ऐसे चल रहा है ना, सामने देख के सामान उठा के, वो ऐसे थोड़ा चल रहा है, तो उसको क्या पता सीढ़ियों में क्या पड़ा हुआ है, तो उसका ध्यान रखो। सेफ एक्सेस होना चाहिए सब कुछ, और अगर एक सीढ़ियाँ हैं तो किसी हाइट पे काम कर रहा होगा तो हाइट सेफ होनी चाहिए, बहुत ऊपर काम नहीं कराना लेबर से। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। फिर है पिट, सम्स और ओपनिंग, मतलब कहीं गड्ढे वगैरह हो रखे हैं आपके फैक्ट्री के अंदर तो वो रिस्की है। अगेन वो लेबर ऐसे चल रहा है ऊपर देख के, नीचे देखेगा तो सारा सामान गिर जाएगा, तो वो देख के थोड़ी चल रहा है, नीचे कुछ गड्ढा हुआ, कोई ओपनिंग हुई, ये सारी चीज़ें आपको फेंस करा के क्लोज करके रखनी है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई गड्ढा डेंजरस है कि नहीं है? 4 बातों से। उसकी डेप्थ बहुत गहरा होगा गड्ढा तो प्रॉब्लम है, या फिर उसकी सिचुएशन, भाई कहीं बाहर फैक्ट्री में लगा हुआ है, गड्ढा बना हुआ है, तो हमें क्या, फैक्ट्री के बीचों बीच बना हुआ है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कंटेंट्स क्या, उसमें कोई तार वार तो नहीं है खुले हुए, उसका कंस्ट्रक्शन तो प्रॉपर हो रखा है। तो 4 बातों को मद्देनजर रखते हुए हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा पिट और संप वगैरह, ओपनिंग वगैरह डेंजरस है तो उसको फेंस और कवर कराइए। फिर है एक्सेसिव वेट, अरे भाई इतना वेट नहीं उठवाना लेबर से कि उसको इंजरी हो जाए, उसकी बोन में लग जाए, कुछ भी हो जाए, है ना, वो सब नहीं करना। एसजी चाहे तो अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग वेट प्रिस्क्राइब कर सकता है, जैसे मैन, वुमेन, एडोलसेंट और चिल्ड्रन के लिए। उसके बाद आता है कि आइज़ का प्रोटेक्शन करना है, हमें आँखें बचानी है। देखो हमने आई हेल्थ के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ लाइटनिंग वाले टॉपिक में, कि आई स्ट्रेन ना हो जाए, आँखों में दर्द ना आ जाए, शेडोज़ ना हो, ग्लेयर ना आ जाए। यहाँ पे क्या है, आँखें फूट ना जाए भाई, डैमेज ही ना हो जाए, है ना, तो गॉगल्स दो, स्क्रीन वगैरह दो लेबर को, ताकि उसको आंखें उसकी सुरक्षित रहे। क्योंकि जैसे वेल्डिंग का एग्जांपल मैंने डाला हुआ, वेल्डिंग, अब वेल्डिंग करते टाइम बहुत सारे पार्टिकल्स निकलते हैं या बहुत ज़्यादा आंखों में रोशनी आती है, दोनों ही रिस्की है। 2 रिस्क है हमारे पास, फ्रैगमेंट और आपका पार्टिकल आँख में जा सकता है या फिर एक्सेसिव लाइट जा सकती है, तो आपको गॉगल्स और स्क्रीन्स देने चाहिए। फिर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है आपका, डेंजरस गैसेस, फ्यूम्स और डस्ट। डेंजरस गैसेस, फ्यूम्स और डस्ट, तो सीधी सी बात है, कहीं पे कोई चैम्बर है, कोई इसको मैं एक बार जूम आउट कर देती हूँ, 1 मिनट। देखो तो देखो एक्ट वैसे तो प्रोहिबिट करता है कि किसी लेबर को फालतू में मत भेजो, ऐसे चैम्बर वगैरह में जहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं है या फिर बहुत ज़्यादा हजार्डियस गैसेज है जिसको कंज्यूम करके वो मर सकता है, सफोकेशन हो सकता है, मत भेजो। लेकिन कुछ यहाँ पे प्रिकॉशंस दे रखे हैं जो आप ले सकते हो जब आपको ऐसे चैम्बर को क्लीन वगैरह कराना और लेबर को भेजना पड़ रहा है किसी बंद चैम्बर या फिर टैंक या पिट में, कुछ भी बुला लो। तो पहला तरीका है आप इसको मैन होल वगैरह दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में बना रखा है कि एक लेबर है और लास्ट में जो ब्लैक कलर का हमने क्या बना रखा है, इसके अंदर होल, ठीक है, तो जैसे उसको ओपन करके जिससे भी उसको सफोकेशन हो रहा हो उस मैन होल से निकल पाए, तो मैन होल या अदर मीन्स ऑफ अग्रेस। अग्रेस मतलब क्या होता है, निकलना, एग्जिट करना। तो देखो मैंने यहाँ पे छोटी सी ग्लॉसरी भी बना रखी है। अग्रेस मतलब होता है टू लीव, निकलना, ठीक है, कहीं से बाहर निकलना। इंग्रेस मतलब कहीं पे एंटर होना या फिर आप इनहेल कर रहे हो, यहाँ पे मतलब क्या, इनहेल, इंग्रेस। विसिनिटी का मतलब क्या होता है,
नियर बाय एरिया होता है वैसे जनरल मीनिंग तो, बट यहाँ पे फैक्ट्री के आसपास का एरिया को हम क्या बोल रहे हैं, विसिनिटी। हमारे लिए तो वही विसिनिटी है, फैक्ट्री हमारे फैक्ट्री के आसपास का एरिया। तो 3 यहाँ पे मैंने टर्म्स जो बार बार यूज़ हो गए इसलिए मैंने यहीं पे डाल दिया, इंग्रेस, अग्रेस और विसिनिटी। तो पहला तरीका तो ये हो गया, मैनहोल और अदर मीन्स ऑफ अग्रेस दो। फिर सेकंड, वर्कर को अलाउड नहीं करना अनलेस गैस का लेवल कम हो या फिर आप उसका इंग्रेस इनहेल प्रिवेंट कर दो, मास्क वगैरह दे दो, तभी आप उसको अलाउ करोगे। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अलाउड नहीं होगा अनलेस आपने कंपिटेंट पर्सन से टेस्ट और सर्टिफिकेट, टेस्ट करा के सर्टिफिकेट नहीं लिया और साथ में उसको ब्रीदिंग एपरेटस और बेल्ट नहीं दिया। देखो सीधी सी बात है, आप उसको मास्क लगा रखा उसने और उसको चैम्बर के अंदर डाल रहे हो, ठीक है, तो ऊपर कोई एक लेबर होना चाहिए जो उसको बेल्ट लगा रखा है उसने और वो खींच ले। अगर उसको वो बोले ना, अरे भाई मेरा दम घुट रहा है निकालो मुझे, तो वो निकाल सके। तो ब्रीदिंग एपरेटस दे दो और साथ में बेल्ट वगैरह लगा दो ताकि वो निकाल सके। और डायग्राम भी बना रखा साइड में, ठीक है। और कंपिटेंट पर्सन मतलब जिसको नॉलेज हो कि कितना हम लोग गैस कंज्यूम कर सकते हैं, कितना हम लोग किस लेवल तक की, मतलब इनहेल अगर हम गैस करेंगे, जैसे काफ़ी एक्सपर्ट्स ये भी बता देते हैं कि 4 मिनट तक आप अगर इस गैस में रहें तो आपकी मौत हो सकती है। तो वो बता रहे ना एकदम टाइम फ्रेम के साथ, तो उनका आप टेस्ट वगैरह उनसे कंडक्ट कराओ, उनसे सर्टिफिकेट ले आओ, तब क्या प्रॉब्लम होगी। अब कंपिटेंट पर्सन, अगर आपको पता हो, अभी हमने देखा, अभी हमने पढ़ा कि हमने 2 डेफिनेशन छोड़ी थी, कंपिटेंट पर्सन और आपकी हजार्डियस प्रोसेस की, मैंने बोला था आगे आएगी। तो कंपिटेंट पर्सन कौन है यहाँ पे, वो हमें अब देखना है। डेफिनेशन मैंने कवर नहीं कराया क्योंकि ताकि आपको याद रहे कि आपको कोट कहाँ करना है। तो यहाँ पे टर्म यूज़ आ रहा है कंपिटेंट पर्सन का, तो हम यहाँ पे बता सकें, ठीक है। तो देखो, डिफाइंड अंडर सेक्शन 2, कंपिटेंट पर्सन इज अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय द चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है। जिसको चीफ इंस्पेक्टर कंपिटेंट माने वो होता है कंपिटेंट पर्सन। विथ रिगार्ड टू क्या चीज़ें देखेगा वो, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और फैसिलिटीज़। अब फैसिलिटीज़ उसके एंड पे भी हो सकती है, जैसे डॉक्टर के पास डॉक्टर किट होता है अपना, तो या फिर जहाँ पे वो एम्प्लॉयड है वहाँ पे अवेलेबल होगी, जैसे हॉस्पिटल से लिया है डॉक्टर। तो कंपिटेंट पर्सन मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग लोग हो सकते हैं। जैसे कोई लैब का काम है तो लैब असिस्टेंट्स हो सकते हैं, साइंटिस्ट वगैरह हो सकते हैं, कोई बीमारी है तो डॉक्टर होते हैं, कोई लीगल काम है, लॉयर, CS वगैरह होते हैं। तो ये सब कंपिटेंट पर्सन की लिस्ट में आते हैं। वो जैसा काम होगा वैसा नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमें कोट करनी है, इसलिए डेफिनेशन हम यहीं पे कवर करें, ऊपर सेक्शन 2 में मैं कवर नहीं कराती हूँ। फिर है पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट। अब देखो, चैम्बर में तुम घुस रहे हो तो वहाँ पे लाइट थोड़ी ना, अंधेरा है वहाँ पे, तो कोई लाइट लेके तुम घुसोगे अंदर तो 24 वोल्ट से ज़्यादा की लाइट नहीं होनी चाहिए, ऐसे ब्लास्ट हो सकती है। क्योंकि तो ज़्यादा वोल्टेज की लाइट मत अंदर लेके जाना, क्योंकि अंदर है गैसेज, है ना, तो कुछ भी रिएक्शन वगैरह हो सकता है। और अगर इनफ्लेमेबल गैस हो तो तुम्हारी लाइट फ्लेम प्रूफ भी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एक्सप्लोजिव्स। एक्सप्लोजिव्स को वैसे तो प्रिवेंट करना है और इनक्लोज करके रखनी है हमें प्लांट एंड मशीनरी और सोर्स ऑफ इग्निशन। भाई जहाँ से भी आग लगने का डर है उसी चीज़ को बंद रखो, एक्सप्लोजिव्स नहीं करवाने, हमें ब्लास्ट नहीं करवाना भाई, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फायर। देखो, फायर में पहले तो प्रिवेंट करना है ना, प्रिवेंट करना है कि आग लगे ना। आग लग गई है तो भागना नहीं है, एक्सटिंग्विश कराना है। पर अगर भागने वाले को तो कौन रोकता, भागते हैं मोस्टली लोग। तो सेफ मीन्स ऑफ एस्केप होना चाहिए, हर कहीं से नहीं भागना। कोई फायर एग्जिट वगैरह बना होगा वहीं से हमें भागना है, और वर्कर्स को फैमिलियर भी कराना है कि कहाँ से भागना होता है। तो कोई फायर एग्जिट बना होगा वहीं से भागना है, वर्कर को इन्फॉर्म करो और आग बुझाने की कोशिश करो। बेसिक पॉइंट्स दे रखे हैं। फिर डिफेक्टिव पार्ट्स। अगर आपकी बिल्डिंग, फैक्ट्री में कोई डिफेक्टिव पार्ट्स है, जैसे बिल्डिंग या कोई पार्ट ऑफ बिल्डिंग या वे या प्लांट एंड मशीनरी में कोई डिफेक्टिव पार्ट है जो कि डेंजरस है हेल्थ और सेफ्टी के रिगार्डिंग, वर्कर्स की या फिर पीपल इन विसिनिटी, आसपास के लोगों के लिए डेंजरस है या फिर वर्कर्स के लिए डेंजरस है, तो उसका आप डिटेल्स बनाओ, ड्राइंग्स एंड स्पेसिफिकेशन कराओ कि हमारी बिल्डिंग में ये कोना है ना डिफेक्टिव है, वो वाला पार्ट सही है, ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई करो। और एक टेस्ट कंडक्ट कराओ, जो भी पर्सन है उससे, जो भी अप्रोप्रिएट पर्सन है, कंपिटेंट पर्सन, उससे टेस्ट करवाओ और उसके रिजल्ट्स जो भी आएंगे ये सब आपको इंस्पेक्टर को बताना है। सारी डिटेल कि क्या चीज़ हमारे में डिफेक्टिव है, क्या नहीं है, इन सब की डिटेल्स प्लस रिजल्ट्स ये आपको इंस्पेक्टर को प्रोवाइड कराने हैं, ठीक है। तो मेजर आपका सेफ्टी मेजर्स यहाँ पे हो गए हैं कंप्लीट। तो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 हमने कंप्लीट कर लिया। अब आ रहा है आपका चैप्टर 5 जो किसके रिगार्डिंग है, हजार्डियस प्रोसेस और एक्सपेंशन के रिगार्डिंग है। भाई सीधी सी बात है, कोई ऑक्यूपायर है जो कि हजार्डियस प्रोसेस में इन्वॉल्व है तो उसको चैप्टर 5 अप्लाई होगा। बाकी जनरल हर फैक्ट्री पे चैप्टर 3 और 4 तो अप्लाई होते ही हैं बाय डिफ़ॉल्ट, हर फैक्ट्री पे चैप्टर 3 और 4 हेल्थ और सेफ्टी के मेजर्स। और चैप्टर 5 किस पे होता है, जो हजार्डियस काम कर रहा है उस पे होता है। अब हजार्डियस का मतलब क्या होता है, जो कि मेंशन्ड है स्केड्यूल
फर्स्ट में देखो डेफिनेशन है, ये भी हमने छोड़ी थी, स्किप करी थी, मैंने बोला था आगे आएगी, चैप्टर 5 में आएगी हजार्डियस प्रोसेस की। तो जो भी प्रोसेस शेड्यूल 1 में मेंशन है वो है हजार्डियस प्रोसेस। अगर इनकी स्पेशल केयर नहीं की गई या फिर इनका रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, वेस्ट वगैरह ही ऐसे हैं जिनकी वजह से या तो हेल्थ पे इम्पेयरमेंट होता है, हेल्थ पे नुकसान होता है, या पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो सीधी सी बात है, हजार्डियस प्रोसेस आर दैट प्रोसेसेस दैट आर मेंशन्ड इन शेड्यूल 1, है ना, जिनका स्पेशल केयर नहीं किया गया या फिर वो ऑटोमेटिकली ही इस तरीके की है कि उससे इम्पेयरमेंट ऑफ हेल्थ होता है और पॉल्यूशन क्रिएट होता है। ठीक है, अब देखो क्या है मेन बात। अब आप किस में इन्वॉल्व हो, हजार्डियस प्रोसेस में, तो आप कहीं पे भी फैक्ट्री लगा सकते हो क्या मुंह उठा के? नहीं। तो हमें अपना साइट अप्रूव कराना पड़ेगा, लोकेशन अप्रूव करानी पड़ेगी। तो हम किसके पास जा रहे हैं इसके लिए? एसजी के पास। देखो ये पर्सन बना हुआ है, ये एप्लीकेशन लेके साइट अप्रूवल के लिए एसजी के पास जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रहा है। फिर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी साइट अप्रेजल कमेटी, साइट अप्रेजल कमेटी बनाएगी, साइट अप्रेजल कमेटी ही फिर सब एग्जामिन करेगी, एप्लीकेशन एग्जामिन करेगी और अपनी टिप्पणियां देगी 90 दिन के अंदर अंदर स्टेट गवर्नमेंट को। सीधी सी बात है, हम किसके पास गए? स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई साइट अप्रेजल कमेटी, साइट अप्रेजल कमेटी वापस से स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दे रही है कि इनको साइट यहाँ पे फैक्ट्री लगाने दे कि नहीं लगाने दे। साइट अप्रेजल कमेटी चाहे तो ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन मंगवा सकती है क्या? बिल्कुल। ठीक है, तो साइट अप्रेजल कमेटी एडवाइस देगी स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट कंसीडर करेगी एडवाइस को और अप्रूव और रिजेक्ट दोनों कर सकती है। अगर इसने अप्रूव कर दिया तो वाटर और एयर एक्ट के अंदर आपको कोई अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स बने हुए हैं, उनसे अप्रूवल की आपको ज़रूरत नहीं होगी। अगर फैक्ट्री है जिसके अंदर कोई भी ऐसा प्रोसेस होता है जो कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो आपका एक नॉमिनी बैठेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का एसएसी में, मतलब साइट अप्रेजल कमेटी में। ठीक है, तो बेसिक बातें हैं। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट तो अप्रूविंग अथॉरिटी है और जो आपकी कमेटी है वो आपकी एडवाइजरी कमेटी है। ठीक है, एडवाइजरी अथॉरिटी है। तो एडवाइस का काम, सारा एग्जामिनेशन और एडवाइस का काम कौन कर रहा है? साइट अप्रेजल कमेटी। और फाइनल डिसीजन किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का है कि कहीं वही फैक्ट्री लगाने दे कि नहीं लगाने दे। ठीक है, फिर बनती है आपकी एक इंक्वायरी कमेटी। इंक्वायरी देखो, साइट अप्रेजल कमेटी बनाता है स्टेट गवर्नमेंट और इंक्वायरी कमेटी आपका कौन बना रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कब बनाएगा? अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस ये बनाएगा। ठीक है, अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस ये बनाएगा। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस मतलब एक्सीडेंट हो गया है, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, वैसे बहुत बड़ा कोई हादसा हो गया, उसके बाद इंक्वायरी बैठती है, इंक्वायरी कमेटी बनती है। इसमें ये लोग क्या चेक करते हैं? स्टैंडर्ड्स क्या बने हुए थे फैक्ट्री में, कॉजेज़ क्या थे, नेग्लेक्ट क्या थे, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। और इसमें एक चेयरमैन होगा और 2 मेंबर्स होंगे जिनका टर्म्स एंड टेन्योर वो सब सीजी ही डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये सब आएगा इंक्वायरी कमेटी के अंदर। ठीक है, 4 तरह की कमिटीज़ होती है बेसिकली। इस चैप्टर में 4 कमिटीज़ यूज़ की है उन्होंने टर्म्स। एक तो साइट अप्रेजल कमेटी जो एसजी बना रहा है, इंक्वायरी कमेटी जो सीजी बना रहा है, एक मैनेजिंग कमेटी भी बनती है कैंटीन्स वगैरह को मैनेज करने के लिए, आगे पढ़ेंगे। एक सेफ्टी कमेटी बनती है सेफ्टी मेजर्स लेने के लिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है आपका जो हजार्डियस काम में इन्वॉल्व है उनको 2 चीज़ें तो करनी है। एक तो डिस्क्लोजर्स देने काफ़ी सारे और एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, कंपल्सरी डिस्क्लोजर्स टू बी गिवन बाय ऑक्यूपायर हैंडलिंग हजार्डियस प्रोसेस, या फिर स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी अंडरटेकन बाय द ऑक्यूपायर हैंडलिंग हजार्डियस प्रोसेस। तो दोनों पे अलग अलग इंडिविजुअल क्वेश्चन बन रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो, जो भी हजार्डियस काम कर रहे हैं उनको क्या क्या डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। कंपल्सरी डिस्क्लोजर्स क्या होंगे? सबसे पहले इनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि हम लोग हजार्डियस वर्क करते हैं और हमने बहुत सारे मेजर्स भी ले रखे हैं। किन किन को बताना है ये इन्फॉर्मेशन? चीफ इंस्पेक्टर को, वर्कर्स को तो बताना ही है, आसपास की जनरल पब्लिक को और लोकल अथॉरिटी को। 4 लोगों को इनको जनरल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है। हम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हैं जो ऑक्यूपायर को करना है। ठीक है, और साथ में वेस्टेज जो भी क्रिएट करते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे वो डिस्पोज करते हैं वेस्ट, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देनी है। देखो, एक तो जनरल इन्फॉर्मेशन है कि हम हजार्डियस काम कर रहे हैं, हमने ये मेजर्स ले रखे हैं। एक वेस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है 4 लोगों को। फिर सेकंड जो डिस्क्लोजर जाता है वो जाता है पॉलिसी का। तो सेकंड क्या है? एट द टाइम ऑफ रजिस्टरिंग द फैक्ट्री इसने पॉलिसी बनाई होगी ऑक्यूपायर ने, तो पॉलिसी और उसमें जो भी चेंजेस है वो आपको इंस्पेक्टर और लोकल अथॉरिटी को कम्युनिकेट करना होता है। ठीक है, उसके
बाद थर्ड है ऑन साइट इमरजेंसी प्लान और डिज़ास्टर कंट्रोल मेजर्स। वो उसके रिगार्डिंग उनको एक प्लान बनाना पड़ता है कि कोई भी प्रॉब्लम आ गई, कोई भी हादसा होने वाला है, आग वाग लग गई या कोई भी डिज़ास्टर आ गया तो हमारा क्या टेक रहेगा, उसका एक प्लान बना के रखना पड़ता है। ये और ये किसको बताएगा, भागना किसको है, वर्कर को और आसपास के लोगों को, तो उनको ही बताएगा, या लोकल अथॉरिटी को क्यों बताएगा। लॉजिक है इसके पीछे, हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है लॉ के अंदर। तो सीधी सी बात है कि इमरजेंसी प्लान है, ये सारा है, डिज़ास्टर कंट्रोल मेजर्स है, ये किसको डिस्क्लोज करना है, वर्कर्स को या फिर पब्लिक जो है विसिनिटी में उनको हमें डिस्क्लोज करना है। और फोर्थ आपका जो डिस्क्लोजर है वो है आपको एक नोटिस देना है इंस्पेक्टर को अबाउट द नेचर एंड डिटेल्स ऑफ प्रोसेस। जैसा भी प्रोसेस आप करते हो उसकी नेचर और डिटेल्स आपको बतानी पड़ेगी। अगर फैक्ट्री अमेंडमेंट एक्ट है 1987 का, उससे पहले से आप हजार्डियस प्रोसेस कर रहे हो तो आपको 30 डेज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट ये नोटिस देना पड़ेगा। और अगर आप अभी एक्ट आने के बाद, अमेंडमेंट एक्ट 1987 आने के बाद हजार्डियस काम करने लगे हो तो आपको हजार्डियस काम करने से पहले 30 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। देखो सीधी सी बात है, एक्ट से पहले से ही हजार्डियस काम करते, तो एक्ट आने के 30 दिन बाद में ना, अमेंडमेंट एक्ट ने बोला है कि भाई आपको नोटिस देना है, ठीक है, तो एक्ट आया उससे 30 दिन के बाद ही देंगे ना नोटिस, ठीक है। और अगर आप एक्ट आने के बाद काम चालू कर रहे हो हजार्डियस वाला, तो काम चालू करने से पहले दो ना नोटिस फिर 30 दिन पहले, ठीक है। तो इसमें मेजरली ये चीज़ें हैं। फिर दे रखा है ऑक्यूपायर को पब्लिश करना पड़ता है सारी चीज़ें, सारे मेजर्स और सारी बातें। अगर कॉन्ट्रावेंशन किया तो लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, पेनल्टी भी लग सकती है। तो इसमें 4 हमने डिस्क्लोजर्स पढ़े, छोटा सा बॉक्स बना रखा है मैंने, देखो क्या कि कंपल्सरी डिस्क्लोजर में 4 बातें आएगी। एक तो इन्फॉर्मेशन देनी है कि हम लोग ये काम करते हैं, सबको बताना है। चार जो चीज़ें हमने पढ़ी, लोकल अथॉरिटी, इंस्पेक्टर, वर्कर्स और विसिनिटी पीपल, उनको देनी है। पॉलिसी बतानी है हमें अथॉरिटीज़ को, इमरजेंसी प्लान बताना है वर्कर्स को, आसपास के लोगों को, नेचर और डिटेल्स प्रोसेस का हमें बताना है एज़ पर द अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। उसके बाद है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में 3 ही बातें हैं। एक तो इसको, ये जो नया क्वेश्चन है हमारा सेकंड, जो काम अलग से इसको करना है तो देखो क्या है, हेल्थ रिकॉर्ड्स और मेडिकल रिकॉर्ड्स अप टू डेट और एक्सेसिबल होने चाहिए, मेंटेन होने चाहिए। और दूसरा है हेल्थ चेकअप वगैरह कराना पड़ेगा इसको लेबर का, क्योंकि हजार्डियस काम कर रहा है तो ऑब्वियसली इसको हेल्थ चेकअप कराना पड़ेगा, ज्वाइनिंग से पहले भी और हर साल 12 महीने में एक बार कराना है। और तीसरा सीजेस टू वर्क, मतलब काम छोड़ के चला गया तो भी कराना है। तो 3 टाइम आपका हेल्थ चेकअप होगा। ऑक्यूपायर को अपॉइंट करना पड़ेगा एक स्पेशलाइज्ड पर्सन को जिसके पास क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है कि वो हजार्डियस चीज़ें हैंडल कर पाए। तो ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारा आ जाएगा, ठीक है। फिर है एक टॉपिक दे रखा है, तो 3 ही हो गए ना स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्थ रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, हेल्थ एग्जामिनेशन करना है, हेल्थ चेकअप वगैरह करना है, और ऑक्यूपायर को एक स्पेशलाइज्ड पर्सन रखना है। फिर है इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स। देखो अगर सीजी को लगता है तुम्हारे यहाँ पे इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स या तो बने हुए नहीं है या बने हुए तो बिल्कुल ही फालतू बने हुए, इनएडिक्वेट है, तो वो डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस या फिर लेबर इंस्टीट्यूट्स या फिर किसी और को डायरेक्ट कर देगा कि भाई तुम बनाओ, इनसे नहीं बन पा रहे हैं इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। उसके बाद आता है हमने क्या क्या कवर कर लिया, हेल्थ मेजर्स वी आर डन विथ, एंड सेफ्टी मेजर्स भी हमने कर लिए। अब हमारे से वेलफेयर मेजर्स बच रहे हैं, देन वी आर गुड टू गो, है ना। तो वेलफेयर मेजर्स में क्या क्या आते हैं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, ठीक है। वेलफेयर मेजर्स में मेजरली आएगा आपका वॉशिंग फैसिलिटीज़। वॉशिंग फैसिलिटीज़ मतलब हाथ धोने की सुविधा होनी चाहिए, एडिक्वेट होनी चाहिए, सूटेबल होनी चाहिए। तो रटने वाली चीज़ हर जगह शेप दो इसको, एडिक्वेट, सूटेबल, कन्वीनियंट, सफिशिएंट, हर जगह लगाना है। फिर एक्सेसिबल होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, वही वाली बात है, क्लीन तो हर चीज़ ही कर रहे हैं हम। और मैन और वुमेन के लिए अलग होनी चाहिए वॉशिंग फैसिलिटीज़, ठीक है। ये हो गई मेजर बात। सेकंड इसमें आता है वेलफेयर मेजर में आपके, ये एक साथ भी पूछ सकते हैं व्हाट आर द वेलफेयर मेजर्स, तो पॉइंटर्स तो हमें सारे याद करने हैं। सेकंड आ सकता है फैसिलिटीज़ फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथ्स, कपड़े वगैरह सुखाने की और स्टोर करने की जगह। अगर आपके कपड़े गीले होते हैं, वो एक यूनिफॉर्म सी पहनते हैं ना लेबर, तो वो अगर गीला वगैरह हो रहा है तो कहीं पे सुखाने की, टांगने की व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो एसजी रूल्स बताएगा, उस हिसाब से करना होता है। थर्ड है सीटिंग के फैसिलिटीज़। देखो इसमें 2 बातें हैं कि कोई वर्कर्स है जिनको दे आर ऑब्लाइज टू वर्क इन अ स्टैंडिंग पोजीशन, की स्टैंडिंग पोजीशन खड़े खड़े ही उनको वर्क करना पड़ रहा है, तो उनको बीच बीच में रेस्ट इंटरवल दे दो ताकि वो बीच में बैठ के थोड़ा रेस्ट ले सके, पूरे दिन खड़े नहीं रह सकता है इंसान। और दूसरी कंडीशन है कि जिनको करने की जरूरत ही नहीं खड़े खड़े काम, उनका काम बैठ के भी हो सकता है, तो उनको क्यों खड़ा कर रखा है, उनको बैठा के काम करो, उनको सीटिंग एरिया दो, ठीक है। तो 2 बातें इसके अंदर फैसिलिटीज़ ऑफ सीटिंग के अंदर। फिर आता है आपका फर्स्ट एड फैसिलिटीज़। फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ में क्या आएगा, आपको प्रोवाइड करना है, मेंटेन करना और एक्सेसिबल रहना चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स।
फर्स्ट एड बॉक्स कभी भी किसी को भी लग सकती है, तो उसके रिगार्डिंग हम प्रोविजन पढ़ रहे हैं वेलफेयर मेजर्स के अंदर। तो पहली चीज़ है प्रोवाइड, मेंटेन एंड एक्सेसिबल होना चाहिए आपका। एक्सेसिबल तो होना ही चाहिए, पता नहीं चोट लग रही, खून बह रहा है, किसी को फर्स्ट एड बॉक्स ही नहीं मिल रहा, तो ऐसा केओस नहीं क्रिएट करना है, ये सारी चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए। सेकंड है 150, हर 150 वर्कर में एक बॉक्स होना चाहिए। कितना होना चाहिए? हर 150 वर्कर्स में एक बॉक्स होना चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डालोगे? जो प्रिस्क्राइब्ड हो वही, गवर्नमेंट जो बताए वो डालना है, ऐसे डोलो वोलो कुछ भी नहीं डालना, ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड जो कंटेंट हो वही फर्स्ट एड बॉक्स में डालना है। और ये फर्स्ट एड बॉक्स रहेगा किसके पास? जिसके पास सर्टिफिकेशन है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट का, अ पर्सन हु होल्ड सर्टिफिकेशन इन द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, और वो हमेशा अवेलेबल रहेगा वर्किंग आवर्स के दौरान, उसके पास ये फर्स्ट एड बॉक्स रहेगा, किसी एरे गेरे के पास नहीं रहेगा। ये बेसिकली नर्स की बात कर रहे हैं, पर्सन होल्ड सर्टिफिकेशन इन फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, नर्स, उसके पास ये रहेगा। कंटेंट्स प्रिस्क्राइब्ड होंगे वही, 150 में एक बॉक्स होना चाहिए, 150 वर्कर में, ये सब बातें। अब दो प्रोविजन अलग से याद करना है। एम्बुलेंस रूम बनाना पड़ जाएगा अगर 500 से ज़्यादा तुम्हारे वर्कर हो जाए, अगर फैक्ट्री में 500 से ज़्यादा वर्कर हो जाएंगे तो एक एम्बुलेंस रूम बनाना पड़ेगा। एम्बुलेंस रूम इज़ व्हाट, कि आप वहाँ पे सारे हॉस्पिटल वाले इक्विपमेंट्स पड़े हुए होंगे, मेजर सारी बड़ी बड़ी मशीन्स वहाँ पे होगी, ताकि हम लोगों को ले जाने में किसी की मौत ना हो, ठीक है। तो ये 500 से ज़्यादा वर्कर है तो एम्बुलेंस रूम बना के रखना। एम्बुलेंस भी एक होनी चाहिए, ठीक है। मेरी ड्राइंग को जज मत करना भाई, इतनी क्यूट सी एम्बुलेंस बना रखी है मैंने। एम्बुलेंस और उसमें ये किसके पास रहेगी एम्बुलेंस? उसका इंचार्ज कौन होगा? मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ ही होंगे, ठीक है। तो ये 6 पॉइंटर्स हमने पढ़े हैं फर्स्ट एड फैसिलिटी में, ठीक है। अब है कैंटीन्स। कैंटीन्स पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कैंटीन कब बनानी है? जब 250 से ज़्यादा वर्कर हो जाएंगे तब बनानी पड़ेगी। 250 की लिमिट हमने काफ़ी जगह पे पढ़ी है, यहाँ पे आ रही है। एक तो वो वॉशरूम वाले में यूरिनल्स में पढ़ा था कि 250 से ज़्यादा होंगे तो प्रिस्क्राइब सैनिटरी टाइप फॉलो करना होगा। एक 250 से ज़्यादा वर्कर होंगे तो हमें वाटर कूलर लगाना, कूल वाटर देना है। और अब 250 से ज़्यादा वर्कर होते ही हमें क्या करना है? कैंटीन खुलवानी है। अब एसडी चाहे तो कुछ रूल्स बना सकता है कैंटीन के रिगार्डिंग, कि कौन सी डेट तक कैंटीन खुल जानी चाहिए, उसका कंस्ट्रक्शन, अकोमोडेशन, फर्नीचर, कौन कौन से इक्विपमेंट्स होंगे वो सब बता सकता है। क्या तुम सामान क्या बेचोगे? समोसा कचौड़ी नहीं बेचना वहाँ पे। न्यूट्रिशियस फूड स्टफ क्या होगा, उनके चार्जेस क्या होंगे, कितनी प्राइस होगी, इसके रिगार्डिंग रूल्स बना सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैनेजिंग कमेटी, आगे ना नाम मैनेजिंग कमेटी बनाने को बोल सकता है एसजी चाहे तो, या कितना एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा तुम कर रहे हो, कितना कॉस्ट में इंक्लूड करना है, ज़्यादा चार्ज तो नहीं कर रहे लेबर से, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। या पावर डेलीगेट भी कर सकता है ये अपना चीफ इंस्पेक्टर को। तो ये मेजर पॉइंटर्स है जो आपको याद रखने हैं कैंटीन में। ठीक है, उसके बाद है आपका शेल्टर्स, रेस्ट रूम, लंच रूम वगैरह, कि भाई खाने की जगह थोड़ा रेस्ट कर ले, शेल्टर वगैरह बने हुए हो, तो वो सब तो कब बनाना होता है? जब 150 से ज़्यादा वर्कर हो जाए। 150 से ज़्यादा वर्कर होते हैं, आपको शेल्टर, लंच रूम, रेस्ट रूम वगैरह बनाने पड़ेंगे। लंच रूम अगर है तो वर्कर को वर्क रूम में खाना अलाउड नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाइटेड होने चाहिए, वेंटिलेटेड होने चाहिए, कूल एंड क्लीन कंडीशन में होने चाहिए। और एसजी चाहे तो रूल्स बना सकता है, किसी को भी एग्जेम्प्ट कर सकता है प्रोविजन से। ये देखो लास्ट पॉइंट तो बेसिक है, हर जगह चिपकाना है, ये स्टेट गवर्नमेंट किसी को भी एग्जेम्प्ट कर सकता है, रूल्स बना सकता है, ये हमें पता है। लाइटेड, वेंटिलेटेड और क्लीन कंडीशन, ये भी बेसिक है। तो बेसिकली दो बातें पढ़नी है, 150 से ज़्यादा वर्कर हो जाए तो शेल्टर, रेस्ट रूम, लंच रूम वगैरह बनाने पड़ेंगे। और अगर लंच रूम ऑलरेडी है तो वर्कर्स को वर्क रूम में खाना ना दिया जाए, ठीक है। फिर क्रैचेस, क्रैचेस क्या होते हैं? जहाँ पे बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे, ठीक है। कितने छोटे? 6 साल से छोटे बच्चे, है ना, 6 साल से छोटे बच्चे। कब बनाना पड़ेगा क्रैचेस? जब 30 से ज़्यादा महिलाएं हो जाए फैक्ट्री के अंदर तो कंपल्सरली आपको क्रैचेस बनाना पड़ेगा। क्रैचेस आपको बना के देना पड़ेगा फैक्ट्री के अंदर ही, ताकि जो भी महिला वर्कर्स है, जो वुमेन एम्प्लॉयज़ है, वो अपने बच्चों को वहाँ पर छोड़ के काम वाम कर सके, ठीक है। तो बच्चे कौन से बच्चे? 6 साल से छोटे वाले बच्चे। ये जो रूम्स होंगे वो एडिक्वेट होने चाहिए, एडिक्वेट अकोमोडेशन होने चाहिए, काफ़ी बड़े होने चाहिए, लाइटेड और वेंटिलेटेड, क्लीन होने चाहिए, तो हर जगह चिपकाना है। और कौन होगा इसका इंचार्ज? वो वुमेन जो ट्रेंड है किसकी केयर करने में? इन्फेंट और चिल्ड्रन। इन्फेंट और चिल्ड्रन की केयर करने में जो ट्रेंड है वो वुमेन यहाँ पे इंचार्ज होगी। हर किसी को थोड़ी ना सौंप देंगे क्रैचेस की फैसिलिटीज़। तो हमने मेजरली इस चैप्टर में क्या कवर किया है? आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। क्या क्या कवर किया है? सबसे पहले हमने पढ़ा फैक्ट्री क्या होती है, अलग अलग डेफिनेशंस पढ़ी, किस पे ये एक्ट अप्लाई होता है, किस पे अप्लाई नहीं होता, और ना फैक्ट्री के अंदर भी पावर क्या होता है, वर्कर क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, वो सब हमने पढ़ा। उसके बाद एक पॉइंटर और आता है वैसे, कि मान लो तुमने कंप्यूटर यूनिट्स वगैरह लगा दी तो क्या वो फैक्ट्री हो जाएगी?
नहीं, फैक्ट्री तब तक फैक्ट्री नहीं होती जब तक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसमें स्टार्ट ना हो, तो वो सब हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई स्टेट गवर्नमेंट इसमें जो भी ये करता है स्टेट गवर्नमेंट ही है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही आता है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स क्या है, अगर स्टेट गवर्नमेंट सब नाराज़ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे। उसके बाद हमने पढ़ा उसमें 4 एजेंसी, इंस्पेक्टर, सर्टिफाइंग ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर्स एंड वेलफेयर ऑफिसर्स, उनका क्या क्या प्रोविजंस है वो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा 3 चैप्टर्स इसके अंदर, कौन कौन से आपके चैप्टर 3, 4 और 5 वो हमने कवर किए। 3 हमने बहुत सारे हेल्थ मेजर्स पढ़े, फिर 4 में हमने बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स पढ़े, 5 में हमने हजार्डियस प्रोसेस के बारे में 2 मेन बातें पढ़ी, डिस्क्लोजर्स एंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और 2 कमिटीज़ जो कि है साइट अप्रेजल कमेटी और इंक्वायरी कमेटी। एक सेफ्टी कमेटी भी होती है, उसमें ज़्यादा कोई काम की बातें नहीं, रीडिंग वाला टॉपिक है कि भाई सेफ्टी कमेटी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए बनाएंगे, उसमें वर्कर्स और मैनेजमेंट बराबर के बैठेंगे और है ना क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन करेंगे ये आपस में, वर्कर्स और मैनेजमेंट का सेफ्टी इंश्योर करेंगे, और एसडी चाहे तो किसी को भी एग्जेम्प्ट कर सकता है। ये सब बेसिक बातें, तो वो रीडिंग वाला टॉपिक है, वो आप एक बार देख लेना। उसके अलावा और मैनेजिंग कमेटी तो अपने कैंटीन्स में आई गई। उसके बाद हमने वेलफेयर मेजर्स देखे, वेलफेयर मेजर्स में सिटिंग और स्टोरिंग द क्लोथ्स और ये सब है, जिसमें मेजरली जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो है क्रैचेस, आपका क्रैचेस हो गया, आपका कैंटीन हो गया और फर्स्ट एड, ये तीनों के बारे में हमने पढ़ा। चलो कंप्लीटेड।